तो अब हम क्या कोशिश करेंगे, जनरल स्टडी पेपर 2 हुआ था ये ना, 6 अक्टूबर को हुआ था, तो हम समझेंगे कि क्वेश्चन में आया क्या क्या है। ठीक है, इन सबको डिटेल्ड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो चीज अलग है, लिखेंगे भी, है ना, टाइम दे के प्रॉपर, वो सारी चीजें। बट पहले ये समझने की बात है कि पूछ क्या रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और उसमें किस लेवल तक एनालिसिस में वो जा रहे हैं। तो एक हम ओवरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं, डिटेल्ड फिर और होगा। तो यहाँ अगर हम देखो कैसा रहता है, आपको, है ना, पहले ये 4 प्रिंटेड पेजेस मिले होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, क्वेश्चन छपे हुए होते हैं, और फिर उसके बाद बुकलेट मिलती है। ठीक है जी। उस बुकलेट में क्या होता है, जैसे क्या कह रहे हैं, कितना है, 200 मार्क्स का पेपर है और 3 घंटे का पेपर है। ठीक है जी। इसके अंदर 20 क्वेश्चन होंगे, है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप भी हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में लिख सकते हो। सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। और देखो मार्क्स सबके आगे लिखे गए, और मार्क्स कितने हैं, 1 से 10 के लिए आपके यहां पर 8 मार्क्स होते हैं। 150 शब्द में लिखना है, और आपको दिया होता है 1.5 पेज। ठीक है जी। और जो अगले हैं 11 से 20 है, इसमें 225 वर्ड एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, और इसमें दिए होते हैं 2.5 पेज। ठीक है, पेजेस होंगे, उसमें जगह स्पेसिफाइड होती है, उस जगह के अंदर आपने आंसर लिखना होता है। ठीक है जी। तो ये एक बेसिक बात है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अगर पार्टली अटेम्प्ट करोगे तो स्ट्रक ऑफ कर दो जो बची हुई जगह है ना। और नहीं करते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि समय नहीं होता है इतना, है ना। बाकी क्या रहेगा, साफ राइटिंग में लिखो। देखो साफ साफ इन्होंने बोला हुआ है, लेजिबल हैंड राइटिंग में लिखो। इस चीज को समझो, अभी आपको फीलिंग नहीं आएगी, ऐसा लगता है, क्योंकि देखो तो हम वो जनरेशन है, वी डोंट माइंड कि मान लो आप कुछ भी पहन के आ जाओ। अगर आप रिजल्ट दे रहे हो, अगर आप अच्छी पढ़ाई करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि क्या पहन के आ रहे हो, कैसे रह रहे हो। ठीक है, खुद भी दाढ़ी बढ़ाई हुई है, कोई दाढ़ी बढ़ा के बाल बढ़ा के आएगा, वी डोंट माइंड। कोई बाड़ी लगा के आएगा, वी डोंट माइंड। ठीक है, बस नंबर आने चाहिए भाई। ठीक है। बट इसकी कंपैरिजन में बुजुर्गों के पास बैठो और चले जाओ 4 बाल सामने से खड़े करके, क्या बोलेंगे, है ना। तुम ही समझ लो क्या बोलेंगे। ठीक है। अब क्यों, अब वो एक चीज को समझो ना, जब आप अब ये देखो चेक कौन कर रहा है। अब वही ना, जैसे ठीक है हम बात करें वी डोंट माइंड, बट भाई हम तो नहीं है मार्क्स देने वाले, मार्क्स देने वाले कौन है ना, जो इवेलुएटर है वो क्या बोल रहे हैं, भाई साहब साफ हैंड राइटिंग में लिखो। क्योंकि एक बात है ना यार, तुम चाहे जो मर्जी लिखो, ठीक है, अगर दूसरे से पढ़ा नहीं गया, क्या वो नंबर देगा, नहीं, है ना, सिंपल सी बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लोग बोलते हैं कि सफाई से लिखना जरूरी है, नहीं नहीं, कंटेंट ही सब कुछ है, क्योंकि कंटेंट सच में सब कुछ है, क्योंकि नंबर उस पे मिलते हैं, बट वो तब मिलता है जब वो पढ़ा जाता है। जब वो नहीं पढ़ा जाता है तो जीरो देने में भी किसी को कोई दर्द नहीं होती। और अगर तुम्हें लग रहा है कोई जीरो नहीं देता, जीरो नंबर भी मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाओगे तो भी जीरो मिलता है। और जब अगर तो पढ़ा ही नहीं गया तो इट्स वेरी इजी। चलो जीरो ना भी दे तो भी एटलीस्ट सिलेक्शन वाले मार्क्स तो नहीं देंगे, सिलेक्शन से कम देंगे। मतलब देखो मेरे को अगर 8 में से किसी को 2 नंबर देने, आई डोंट माइंड, वो कभी सिलेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, जगह भरी है, 2 नंबर दे दो, क्या बोलते हो। ठीक है ना। इसके अलावा भाई कोई रिवैल्यूएशन अलाउड नहीं है, एक बार ढंग से होगा। हम क्या कोशिश करेंगे, हमने सिलेबस जो है, सिलेबस के हिसाब से हम इसको डिवाइड करके रख देंगे। ठीक है, जैसा सिलेबस है अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या क्या चीजें आएंगी। तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, सिलेबस भी साथ साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, और क्वेश्चन भी साथ साथ में बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए थे। तो जनरल स्टडीज की जब हम बात करते हैं, सेकंड जो पेपर होता है, इसमें अलग अलग यूनिट्स होते हैं। जैसे यूनिट 1 है, तो इसमें 3 यूनिट होते हैं, और हर एक में छोटे छोटे और सब यूनिट्स होते हैं। तो ये यूनिट 1 है, इसमें सब यूनिट 1 है। ये क्या बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की। जो हम पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी के अंदर की चीजें यहाँ पर पूछी जाती है। पहला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन, कैसा है वो, इवॉल्व कैसे हुआ, उसकी फीचर्स क्या है, और इसमें प्रोविजंस क्या है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तीनों में से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। अदरवाइज फंडामेंटल ये ऐसी चीजें हैं, अगर पढ़ी है तो कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपका प्रियम्बल भी होता है। जो प्रियम्बल क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सामने, ठीक है ना, लिखा होता है कि प्रस्तावना, जैसे हर बुक के सामने प्रस्तावना होता है, जो संविधान की किताब है उसमें भी एक प्रस्तावना होता है। उसमें शब्द लिखे होते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो शक्ति देते हैं। कहां से शक्ति मिलती है संविधान को, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, जो बड़े बड़े शब्द है, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, तो ये सब शब्द उसके अंदर होते हैं, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, उसमें से एक शब्द पे प्रश्न पूछा गया कि जो सोशलिस्ट शब्द है, ठीक है ना। अब देखो ये प्रश्न कैसा है, पहले तो आपको चीजें पता होनी चाहिए भाई, देखो प्रियम्बल पता होना चाहिए, सोशलिस्ट पता होना चाहिए, सोशलिस्ट का मतलब पता होना चाहिए, यहां पर क्या है, समाजवादी क्या है। ठीक है, तो जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ने में क्या बात करते हैं कि सोशलिस्ट, भाई अपने को आइडिया आ गया, बट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि व्हाट इज वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रियम्बल रेलेवेंट इन द प्रेजेंट सोसाइटी। देखो ब्यूटी है ना, पहले क्या, जब हम लिखते हैं आंसर्स, पहले हमने आंसर लिखा है कि भाई शब्द क्या है, शब्द का मीनिंग बताओ, है ना, या कैसे ये यूज किया जा रहा है, कैसे इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, ठीक है, यहां तक। पर अब यहां पर क्या बोल रहा है ये, इज द वर्ड सोशलिस्ट रेलेवेंट इन द प्रेजेंट डे ऑफ पॉलिटिक्स। तो दो शब्द है। अब तो कहीं ना कहीं ये कैसे क्वेश्चन होंगे, आपको आजकल के कॉन्टेक्स्ट के साथ भी इसको जोड़ना है, क्योंकि ये क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, हम बेसिकली क्या था, एक 42वां अमेंडमेंट हुआ था, उससे सोशलिस्ट शब्द शब्द ऐड हुआ था, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, इंडिया पहले से सोशलिस्ट है, बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इस शब्द को ऐड किया गया। कोई कॉन्टेक्स्ट छोटा मोटा बात की जा सकती है, बट फिर बात ये है कि कैसे ये अभी भी रेलेवेंट है, क्योंकि हम अगर समझे ना कि आजकल क्या हो रहा है, अगर ये सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती है, जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा टैक्स देता है, जो कम कमाता है कम टैक्स देता है, ठीक है, ये कौन सी बात होगी, सोशलिस्ट बात है भाई, जो कमा रहा है ज्यादा उस पर टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं, अदरवाइज जिसको लग रहा है वो तो दुखी होता है ना। बट फिर बेसिस क्या है कि भाई हम सोशलिस्ट है। अब कई ऐसी ऐसी स्कीम्स है, मनरेगा, मनरेगा में क्या है, कोई भी इंसान अगर तुम्हें काम नहीं मिल रहा है, 100 दिन का काम तो मिलेगा ही मिलेगा, लिखवा दो अपना नाम, और अगर काम नहीं मिलता है तो क्या होगा, आपको भत्ता मिलेगा, स्टेट के ऊपर है। अगर तुमने अप्लाई कर दिया ना मनरेगा में और वो काम जनरेट नहीं कर पाए, वो बोलते हैं कि हमारे पास काम ही नहीं है, तो भी तुम्हें पैसा मिलेगा, ठीक है। तो क्या है, दिस इज स्टेट बीइंग सोशलिस्ट। एंड इज इट रेलेवेंट, आजकल क्या ये रेलेवेंट है, ये बात क्या, ये बात प्रासंगिक है, क्यों नहीं, है ना। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, यूज हो रहा है, इवन जैसे हम इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं हमारी स्टेट की, ठीक है ना, क्या ये चीजें रेलेवेंट है जो हम पॉलिसीज बना रहे हैं स्टेट की, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, पीएसयू सुना होगा आपने, पीएसयू क्या है, सरकारी, लेकिन काम कैसे, किस मॉडल पे करी, प्राइवेट की तरह काम करती है, होती है वो सरकारी, सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सोशलिस्ट मॉडल पे चल रही है। और कहीं ना कहीं जब ये बात की जाती है क्या ये शब्द अभी भी रेलेवेंट है, सोशलिज्म रेलेवेंट है, इस चीज को समझो ना यार, कि अदरवाइज क्या हो, जैसे फ्री, जैसे हम बात कर रहे हैं लाइसें फेयर, कुछ इकोनॉमी है जो कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि भाई जो काम करेगा उसको पैसा मिलेगा टाइप्स, अमेरिका, ठीक है ना, फ्री ट्रेड। हम लोग क्या करते हैं, हम इसको बैलेंस करते हैं ना, अब जैसे मान लो बैंक है, आप प्राइवेट बैंक में जाओ, आपकी लिमिट होती है, लिमिट के हिसाब से आपकी इज्जत होती है, ठीक है। अब जैसे हम लोग सिंपल सेविंग बैंक वाले होते हैं कि हम तो चलो सरकारी में भी रखते हैं, अब जो प्राइवेट वाले हैं, चलो अगर पैसा आ गया तो हम भी चले जाएंगे आईसीआईसीआई, है ना। अब कहीं हम प्राइवेट, अब देखो हम प्राइवेट में क्या होगा, जिसको ज्यादा पैसे वाला है उसको सीधा मैनेजर मिलेगा, सर चाय पियो सर कोई और मिलेगा, सर कॉफी पियो सर, कुछ नहीं सर कॉकटेल सर मॉकटेल, किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, कितने कमाए, ठीक है। बट जब हम गवर्नमेंट सेटअप में देखते हैं कि यार आप पोस्ट ऑफिस में जाओ, गांव में उन्होंने पोस्ट ऑफिस बनाया हुआ है, ठीक है, कौन आते जाते हैं, दिन में दो चार भैंसें मिल आई जाती है, दिख जाती है, वही आएंगी, लोग कितने जाएंगे, कितने लेटर आएंगे, ईमेल का जमाना है, कोई सरकारी स्कॉलरशिप के लिए आ गया, मेल आ गया, ठीक है ना। बट वो भी तो रेलेवेंट है, प्राइवेट वाले होंगे बंद कर देंगे, जियो है, जहां पर लोग हैं वहां पर तो इंटरनेट दे रहे हैं, बट हमारे सरकारी जो होते हैं, है ना, एक बंदे के लिए भी बर्फ के बीच में, या आप देख रहे हो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक एक बंदे के वोट के लिए कहां कहां चले होते हैं। तो तभी हम ये कहते हैं कि जैसे ये शब्द है ना, इज इट रेलिवेंट, तो हम, बट एक चीज समझो, जब भी आप आंसर कर रहे होते हो, आंसर करते हुए मैंने अभी तक क्या बातें करी, हाँ रेलेवेंट है, बट मैं एक ही डायमेंशन की बात कर रहा हूँ ना। हमेशा जब भी आंसर कर रहे हो आप दोनों डायमेंशन पे बात कर सकते हो, कि रेलेवेंट है, और आप ये भी बोल सकते हो रेलेवेंट नहीं है। देखो आंसर राइटिंग में क्या ऐसा नहीं होगा, दो डायमेंशन उड़ गए ना, हाँ जी है, नहीं है जी रेलेवेंट, क्यों नहीं है जी रेलेवेंट, क्या है ऐसा कि आजकल ये रेलेवेंट नहीं, जैसे कुछ लोग इसको आउटडेटेड आइडियोलॉजी की तरह बात कर रहे होते हैं कि आजकल ये रेलेवेंट नहीं रही है, ठीक है। पीएसयू की हमने बात करी, भाई पीएसयू प्राइवेटाइज हो रही है,
ठीक है, इन्वायरमेंटली रेगुलेशंस वगैरह इतनी स्ट्रांग हो चुकी है। अब वो जिस सोशलिज्म की हम बात करते हैं ना, बट वही है कि जैसे पोल्यूशन में हम देख रहे हैं, या इवन सोशलिज्म का ना जैसे मीनिंग हम कहते हैं, जैसे कि क्या अर्थ है सोशलिज्म का, ये बड़ा एम्बिग्यूअस है। मतलब क्लियरली क्या है, देखो ना, हर आदमी ने अपने हिसाब से सोशलिज्म को देखा है। अब जैसे मैं ये चीज कहने की कोशिश करूं, जैसे चाइना है, चाइना भी कम्युनिस्ट है, रशिया भी कम्युनिस्ट है, सब कम्युनिज्म की बात करें, वो जो कार्ल मार्क्स का आइडिया था वो तो गया ना, है ना। हम अपने अपने हिसाब से मीनिंग निकाल रहे हैं। इंडिया भी सोशलिस्ट है। अब इंडिया की सोशलिज्म में एक नेहरूवियन सोशलिज्म है, एक गांधीयन सोशलिज्म है। आप समझ रहे हो, सब अपने हिसाब से मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो वही, और कई लोग कहते हैं ये आइडिया आउटडेटेड है, और कुछ लोग कहते हैं कि आजकल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनकंसिस्टेंट है। जैसे हम क्या बात करें, एक तरफ हमने बात करी लिबरेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, तो उस तरीके के थीम्स। तो जब रेलेवेंस की बात की जाती है तो थोड़ा सा एक तो सोचने वाली बात हो जाएगी कि आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, और फिर आजकल के एग्जाम्पल्स के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बात हो रही है, ड्यू टू करंट एम्फेसिस। अब ये किस चीज से आया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम क्या, कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल दिया होता है। इवन यहां तक भी ये बहुत, प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने की जरूरत होती है। प्रियम्बल पूछ भी लेते हैं इंटरव्यू में, सीधा ही बोलते हैं बताओ जरा प्रियम्बल क्या है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, मेंस में क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, फिर आगे आगे देखिए, ड्यू टू करंट एम्फेसिस ऑन सोशल कंसर्न्स बाय द पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखो दूसरा क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत। ये क्या होते हैं, ये हमारे जो फोर फादर्स है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, देखो उस टाइम पैसे कम होते थे, तो इन लोगों ने क्या किया था कि कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी लिख देते हैं कि भाई अभी तो हम पूरी नहीं कर सकते, जब समय लगेगा तो कर देना। ठीक है, उसमें बोला सबको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। बाद में क्या किया, हमने राइट टू इंफॉर्मेशन बनाया, और फिर क्या किया, जो बात वहां लिखी थी उसको फंडामेंटल राइट में डाल दिया कि 6 to 14 ईयर्स बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाए। तो नीति निदेशक सिद्धांत है कि जब पॉलिसी बना रहे हो तो उस टाइम पर इन बातों का ध्यान रखना। अभी हमने इसलिए फंडामेंटल राइट नहीं बनाया क्योंकि फिर वो जस्टिसेबल हो जाता है, बंदा कोर्ट में जा सकता है। आजादी हुई थी इमीडिएटली हम बोलते सबको फ्री एजुकेशन, और बोले कहाँ तक, अभी भी कहाँ से कहाँ फ्री है, 6 to 14। तो एक बेसिक वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन क्या कहता है, लेकिन तो ये बातें तो हमको पता होती है ना। और दूसरी बात, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर गेनिंग प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स। एक फंडामेंटल राइट है हमारे। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि ये क्या दूसरे के ऊपर प्रेसिडेंस ले रहे हैं, और बेसिस क्या है, ड्यू टू करंट एम्फेसिस ऑन सोशल कंसर्न्स बाय द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम हमारा क्या है, ये जो सरकार है, पॉलिटिकल सिस्टम में दोनों चीजें देखते हैं, हमारा पार्लियामेंट को देखते हैं, ठीक है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का भी थोड़ा सा रोल रहता है क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव की तरह जो मिनिस्टर काम करते हैं, बाकी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में हमारा क्या आ रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम में लेजिस्लेचर भी है, हमारा पार्लियामेंट भी है, संसद की हम बात करते हैं, या स्टेट में विधानसभा है, ठीक है ना। इन लोगों का क्या इंफोसिस हो रहा है ना, राजनीतिक प्रणाली का आजकल जो है ना, सामाजिक मामलों पर महत्व बढ़ गया है, बढ़ गया है। इसके कारण डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्रेसिडेंस दी जा रही है, बताना, एग्जाम्पल बताने थे बस इसमें, ठीक है। जैसे एक हम बात करते हैं कि व्हेन आर्टिकल 39B and C कम्स इनटू प्ले, आर्टिकल 14 and 19 गोज आउट। ये का 39B और सी, कि भाई सब लोगों, जैसे ना कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं कि सब लोगों को रिसोर्सेज प्रॉपरली मिलने चाहिए। अब जैसे मतलब देखो इक्वालिटी की बात है, इक्वालिटी में हम क्या बात करते हैं, सब बराबर है लॉ के सामने। अगर सब बराबर है तो जब ये बात करी जाती है कि जैसे विमेन है ना, विमेन को रिजर्वेशन दे दी 33% पंचायती राज में, कहाँ है इक्वालिटी फिर, ऐसी बात हो जाएगी ना। अब बच्चे हैं, बच्चों को 6 to 14 फ्री एजुकेशन दे रहे हो, है ना, दे तो रहे हो, वो तो ठीक है, बट वही बात, पैसा कौन दे रहा है, कमाने वाले। अब वो जो कमाने वाला बोले काहे की इक्वालिटी, भाई मैं कमा रहा हूं, मेरा पैसा वहां क्यों डाल रहे हो। वो बोलेगा मेरा फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू प्रॉपर्टी। मैं बोलूं भाई मेरी बिल्डिंग, है ना, रोड नहीं बनेगा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनना हो, समझ रहे हो। तो प्रश्न क्या है, अब वही देखो, आजकल जो चीजें हो रही है बस उनको जोड़ना था कि इम्फोसिस सोशल कंसर्न्स पे हो गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं, है ना, उनके बारे में बताना था कि क्या प्रोविजन है, कि जैसे ओवर द पीरियड, है ना, जब हम कह रहे हैं कुछ चीजों के लिए, जैसे वुमेन के लिए प्रोविजन बनते हैं, चिल्ड्रन के लिए प्रोविजन बनते हैं, डिसेबल्ड के लिए प्रोविजन बनते हैं।
ऐसे डिसेबल्ड लोगों के लिए सीटें रिजर्व नहीं होती, या ओल्ड एज के लिए सीट रिजर्व होती है, वही बात है ना कि अब कोई बुजुर्ग आएंगे तो हम खड़े होते हैं, खासकर अगर उस सीट पे बैठे हो जो रिजर्व हो तो खड़ा होना पड़ेगा। अब इक्वालिटी तो गई ना यार, कोई डिसेबल्ड आ गया वो चल नहीं सकता है ना, वो आ गया बस के अंदर तो हमको खड़े होना पड़ रहा है। अगर इक्वालिटी वाइज देखा जाए तो भाई इक्वल होने चाहिए सारे, बट वही आता है ना, फिर इक्विटी का कॉन्सेप्ट आता है कि इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। अब यंग बंदे सारे उसमें इक्वालिटी करो, बट एक बुजुर्ग और एक यंग है तो एक अलग बात होगी, ठीक है ना। सब इक्वल, बट वही टैक्स में भी जैसे गरीब अमीर वाली हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि एक ना ड्यू टू करंट, तो ये कह रहे सोशल कंसर्न, आजकल जो भी गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज है तो इसमें थोड़ा थोड़ा हम क्या बात कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से, जैसे मिनर्वा मिल केस आया था, शुरू में क्या है कि प्रेसिडेंस चेंज हो गई थी, फिर एक साथ कर ली गई, बराबर कर लिया गया। एक चंपाईकरण दोराई राजा केस है, तो कुछ पहले केसेस के बारे में बताया जाए, फिर सोशो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट के बारे में बताया जाए, जैसे 39 बी और सी के लिए 1419 किया जा सकता है, जैसे हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर सकते हैं, वो चीज हटाई जा सकती, ठीक है। कब, जैसे मान लो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की हम बात करते हैं, या कंसंट्रेशन ऑफ मनी, कोई अगर कंसंट्रेशन ऑफ मनी कर रहा है तो वहां पर, जैसे हम ये बात कर रहे हैं ना, टैक्सेशन ही कह लो, एक बंदा कंसंट्रेट कर रहा है मनी, हम क्या बोल रहे हैं सबको मिलना चाहिए, तेरे ऊपर 23% टैक्स लगाएंगे। मनरेगा हो गया, मनरेगा में हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कर, राइट टू एजुकेशन हो गया, वेलफेयर स्कीम्स तो सारी ही इस परव्यू में आप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये बात है, तो यहाँ फर्स्ट कहीं ना कहीं जो आप पॉलिटी में पढ़ते हो वही है, बट अब समझ रहे हो जब क्वेश्चन आएगा पेपर में तो वो एक एनालिसिस बेस्ड लेवल पे आ रहा है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं, एक अमेंडिंग प्रोसेस है कि जो भी रिसेंट अमेंडमेंट्स होती है ना, जनरली अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आ ही जाता था, इस बार थोड़ा इन्होंने अभी नहीं पूछा है। बाकी देखें, अगर ना पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर की यूनियन कैसे काम करती है, फिर फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी काम करने की, इसमें एक टॉपिक होता है डेवल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल एंड द चैलेंजेस देयर इन, ठीक है। कि जो लोकल है, पंचायती राज है बेसिकली, जो लोकल लेवल पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटीज, ये क्या कहते हैं कि उसमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंस, कि पैसा, कि उनको पैसा देना और दूसरा शक्ति देना। अब यहां क्या बात है, पंचायती राज को ना शक्ति दे रहे होते ना पैसा दे रहे होते हैं, बस ये है। तो उस पर डिस्कशन चलता है, ये सिलेबस में है जो हम घर से पढ़ के जाते हैं, ठीक है ना। अब वहां पर देखो क्वेश्चन कैसा पूछा, इन इंडिया द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत हैज अ होरी हिस्ट्री, कि भाई जो पंचायती राज है हिंदुस्तान में, इसकी हिस्ट्री कैसी है, ये पुराना इतिहास है ना, और कैसा है। अगर इसको देखें ना, भारत के पंचायत का पुराना इतिहास है, ठीक है, होरी हिस्ट्री, है ना। दो इट्स ट्रूली डेमोक्रेटिक फॉर्म इज अ रीसेंट ओरिजिन, कि भाई हिस्ट्री, पंचायती राज हमारे यहाँ पर बड़ा पुराना है, ठीक है, लेकिन और ओवर द पीरियड जो शुद्ध प्रजातांत्रिकता स्वरूप, जैसे हम कहते हैं ना डेमोक्रेटिकनेस, वो अब रिसेंटली आई है ने, इस बात को विस्तार पूर्वक लिखना है, ठीक है। तो जो ऐसी ऐसी बातें हम कर रहे हैं, तो इसमें विस्तार के लिए पहले कहाँ जाना पड़ेगा, ये क्या कह रहे हैं, पास्ट, तो पास्ट पे चले जाओ। जैसे एंशियंट टाइम्स में क्या होता था, ठीक है, मवानास की हम बात करते हैं, ग्रुप्स, लोकल लोग हैं वो अपने लीडर्स बनाते थे। अगर एंशियंट इंडिया की हम बात, इवन वैदिक पीरियड में, ये 1500 जो सरका हम कहते हैं ना, 1500 टू 500 BC, उस पीरियड में भी हम ये बातें कर रहे होते थे कि ग्रुप है, ठीक है ना, ग्रुप बनाएंगे, अपना लीडर चूज करेंगे। उस टाइम पर भी एल्डर्स काउंसिल का कॉन्सेप्ट था। पंचायत जो हमारा एक बेसिक है ना, वो कॉन्सेप्ट कैसा है कि बुजुर्ग लोग जो गांव के, उनमें पंच, रिस्पेक्टेड लोगों को चूज किया जाता था, वो लोग डिसीजन करते हैं, और पंचों का जो डिसीजन होता है वो कैसा होता है, इट इज कंसेंसस बेस्ड, इट इज, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपका स्पेसिफिकली जब हम बात कर रहे होते हैं ना कि एक ने बोला और वो हो गया, जैसे रूल की बात करते हैं ना, जजमेंट की बात करते हैं, तो जजमेंटल पर्सपेक्टिव नहीं, इसमें कैसा पर्सपेक्टिव है, सब मानते हैं तब होता है, पांचों मानेंगे तब डिसीजन हो, ना किसी की हार हो ना किसी की जीत हो, ठीक है, बिल्कुल डिस्कशन होगा, फिर सही गलत की बातें उठेंगी और फाइनली डिस्कशन से हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो एंशियंट इंडिया में था, फिर मिडिवल पीरियड की आप बात करो, ठीक है, कि पंचायत के जैसा उस टाइम पर भी एक लोकल ऑटोनॉमी जैसे सिस्टम बनाए जाते थे, ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर, है ना, उस तरीके के सिस्टम्स हैं। फिर आप ब्रिटिश रूल की अगर बात करें, भले ही देखो सिस्टम था, हाँ, यूज अंग्रेजों ने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए वो एक अच्छे मॉडल की तरह उसको यूज किया था पैसे इकट्ठे करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आजादी के बाद क्या होता है,
आजादी के बाद हमारे जो जैसे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीति निर्देशक में आर्टिकल 40 है, गांधी जी की जो बातें हैं हम वो कहते हैं उन्होंने नीति निर्देशक में डाल दी थी, और आर्टिकल 40 जो है हमारा वो पंचायती राज के बारे में बात करता है। फिर उसके बाद 73वें 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उससे क्या हुआ है ना, इनसे पंचायती राज आया है। तो एक तरीके से पंचायती राज की एक एवोल्यूशन की हिस्ट्री में यहाँ पे बात करनी है, ठीक है ना। तो एक सिंपल बात है, सिंपल क्वेश्चन है, बट वही कि इवॉल्व कैसे कर रहा है शुरू में। अब यहाँ पर भी जैसे पंचायती राज पढ़ा है तो बहुत सिंपल चीज होती है, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी आई है, उससे भी कुछ कुछ कमिटीज थी, तो उन्होंने डिस्कशन करी और फिर पंचायती राज आया। फिर ओवर द पीरियड उसमें पहले तो स्टेटस मिला पंचायती राज का, फिर उसमें कैसे कैसे इवॉल्व किया जा रहा है, ठीक है ना, एक एवोल्यूशन कैसा है। और आजकल कंटेम्प्रेरी अगर हम बात करते हैं, जैसे ग्रास रूट डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, ग्रास रूट का मतलब क्या है, घास के नीचे जहाँ रूट है, मतलब हमारे जो एरिया है वो क्या है, सबसे नीचे क्या होता है ना, गांव। गांव इज ग्रास रूट लेवल, है ना, उसी तरीके से कि गांव के लेवल पे जब हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आजकल कैसे चल रहा है, जैसे पंचायती राज है और उसका एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, जैसे हम सोशल जस्टिस स्कीम्स की बात करते हैं, आप देखो ना हर एक चीज में क्या पंचायत एक मेन पॉइंट बन चुका है। और क्या पंचायत बनने की वजह से पंचायती राज सिस्टम, क्योंकि पंचायत तो बड़े पहले से चल रही थी, बट पंचायती राज सिस्टम के अंडर वो क्या हो गया है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। जब चीजें इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई, क्या उससे चेंज आया है ना। और आजकल हम क्या बात करते हैं, फिर 33% रिजर्वेशन विमेन के लिए है, और कुछ जगहों पर तो कितनी हो गई है, हिमाचल में कितनी है, 50%। मतलब स्टेट ने खुद करी है, जो एक्ट है, एक्ट बोलती है तुम 33% करो, हिमाचल ने बोला जी बहुत फायदा हो रहा है, ऐसा करते हैं 50 ही कर देते हैं। और बदलाव आ रहा है, आप देखो टॉयलेट की, देखो ना, विमेन की प्रायोरिटी क्या रहती है, सिंपल। आप उस चीज देखो ना, सबसे पहले लड़कियों की प्रायोरिटी टॉयलेट होता है, ठीक है, सिंपल। देखो डिफरेंस क्यों है, लड़के होंगे वो क्या सोचेंगे, क्यों कहीं भी टॉयलेट जा सकते हैं, है ना, झाड़ी दिखी बस बढ़िया है, पोल दिखा बस बढ़िया है, थोड़ा सा अंधेरा बस ठीक है ना। और लड़कियों की प्रायोरिटी अलग है, क्यों भाई, आपको कपड़े खोलने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक वो प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाती है, और कहीं ना कहीं वो पॉलिसी में दिखती है कि जब लड़कियां बनती है पंच, तो सबसे पहले भाई टॉयलेट बनाओ, क्योंकि उन्होंने देखा है उस चीज को। कई लड़कियां हैं उनका स्कूल इसलिए छूटा कि शुरू में वही होता है ना कि मेंसेस स्टार्ट हुए और लड़की ने स्कूल छोड़ दिया, सफाई नहीं है, सपोर्ट नहीं है, ठीक है ना। तो वो चीज की प्रायोरिटी, और ये क्या, ये एवोल्यूशन का पार्ट है। शुरू में जब विमेन को बनाया गया तो पंचायत पति बने पहले, क्योंकि चलती किसकी, पतियों की चलती थी। होता नहीं है कि पति बैठा है, वो एक पंचायत सीरीज भी है, तो उसमें जो पत्नी है तो पति की ज्यादा चलती है, वही घूम रहा होता है पंच पंच बन के, पंचायत पति। बट ओवर द पीरियड क्या हो रहा है, 4 4 5 5 साल में जो विमेन रहती है और दोबारा से री इलेक्ट होती है, तो ये देखा गया है कि उनको समझ आ जाती है कि पावर उनके पास है, एंड ओवर द पीरियड शिफ्ट आ रहे हैं। हेल्थ पे, एजुकेशन इंडेक्सेस वो इंप्रूव कर रहे हैं। तो क्या मतलब हम वही बात कर रहे हैं ना कि क्या उससे ये ट्रूली डेमोक्रेटिक अभी रिसेंटली हो रहा है, ठीक है वो बात, कि ठीक है डेमोक्रेसी 33% में वुमेन को दे दिया था, बट शुरू में पंचायत पति बने, बट ओवर द पीरियड वो चेंज हो रहा है। तो इस तरह की बातें है, वही फैक्ट्स है जो पढ़े थे, बट समझ रहे हो जब आंसर लिखना है तो आपको रिसेंट चीजों से कनेक्ट करना पड़ेगा। फैक्ट्स हैं सिलेबस में, आप उसको देख रहे हो, बट जब क्वेश्चन आ रहा है तो थोड़ा सा ना वन स्टेप अप वाली बात होती है। उस ये टॉपिक्स है, अभी देखते हैं, ठीक है। अभी हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी देखेंगे। देखो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक इंस्टीट्यूशन है, जब पंचायत डिस्कस कर रहे थे उसमें हम बात करते हैं ना, ठीक है। उसके लेवल से एक गांव के लेवल पे है, फिर ब्लॉक लेवल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जिला जिला परिषद, ठीक है ना। तो ये सिस्टम रहता है। बाकी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, एनजीओज है, इनका भी एक रोल है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के समूह, लोगों का अपना समूह है, लोग उसमें पंचायत के ही है ना। बट हाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप एक थोड़ा सा कि सब लोग, मान लो हम 5 लोग इकट्ठे हो जाए और हम डिसाइड कर ले कि हमने कुछ करना है, ठीक है ना। तो हमारा एक कॉमन एक मोटिव है कि भाई ऐसा करते हैं, 5 लोग इकट्ठे होते हैं, थोड़े सब 100 100 रुपए डालते हैं, है ना, 500 रुपए इकट्ठे हो गए, 500 रुपए की मशीन खरीदते हैं, उस मशीन में फिर कुछ सामान बढ़ाते हैं, एक बंदा बढ़ाएगा बाकी बेचने जाएंगे, बढ़ा दिया एक ग्रुप। फिर उसको गवर्नमेंट हैंड होल्डिंग करती है, ठीक है। फिर उससे एवोल्यूशन होता है, 4 6 महीने उनको हेल्प करें, मतलब बेसिकली उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की जाती है। और कौन सी, एनजीओ एक अलग चीज होगी ना। अब एनजीओ तो ऐसी चीज है कि मैं बना लूं,
मैं एनजीओ रजिस्टर करूं, एनजीओ क्या, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, लोग इकट्ठे हुए, सेल्फ हेल्प, इसका कॉन्सेप्ट फर्स्ट गिव देन टेक। 5 बंदे हम इकट्ठे, हम पहले थोड़ा थोड़ा पैसा खुद डालेंगे, फिर कुछ शुरू करेंगे, साथ में फिर गवर्नमेंट हेल्प करती है। एक्चुअली क्या हुआ था, जब बांग्लादेश वगैरह में इसको किया था अप्लाई, तो वहां पर क्या हुआ था कि ये बड़ा अच्छा एग्जांपल देगा कि जब लोगों को, कम्युनिटी को जोड़ के रखते हैं ना, तो लोन्स वगैरह फेल नहीं होते। अब एक बंदे को लोन देंगे, खा लेगा। अब 6 लोगों को हम साथ में किसी काम के लिए लोन दे रहे हैं, जब साथ में मिल के काम कर रहे हैं, तो फिर वो वाइबल रहते हैं, क्योंकि फिर वो कुछ करते हैं, सबको पता है ना, और एक दूसरे के ऊपर चेक रखेंगे। वो सारी किसी को सच में दिक्कत होगी तो दूसरे सपोर्ट करेंगे। अब किसी घर में दिक्कत है तो लोग सब, बट मतलब मैं बाहर जा रहा हूँ अब ना बहुत ज्यादा, जब सेल्फ हेल्प ग्रुप डिस्कस हो रहा है तो ये अपने आप में एक टॉपिक है, सारी चीजें डिस्कस होंगी। अब सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, मतलब ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब यहाँ पर एक क्या क्वेश्चन है, जैसे इलेक्शन वाली चीजें रहती है, इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इसमें आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बढ़ते हैं, तो उसमें एक टॉपिक है, डिस्क्राइब अबाउट मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। देखो अब ये ऐसी चीज है, टॉपिक वैसे ना ये मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ही माना जाएगा, क्योंकि आजकल ये चल रहा है, काफी टाइम से चल रहा है, करंट अफेयर्स जैसा है भाई। हाँ, ये डिस्कस हो रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, एक राष्ट्र में एक चुनाव। हमारे यहाँ क्या होता है, लोकसभा का अलग होता है, राज्यसभा का अलग होता है, ठीक है ना, फिर हमारे पंचायत के अलग ही चल रहे होते हैं इलेक्शन, ठीक है। तो इलेक्शनों में ही टाइम निकल जाता है। तो अब ये चीज हो रही है कि फायदे क्या है और नुकसान क्या है, जैसे बहुत ये डिस्कशन चला हुआ है, करना चाहिए, हुआ तो नहीं है, ठीक है, बट ये डिस्कशन हो रहा है। बट लोग बोल क्यों रहे हैं, खर्चा बहुत होता है। आप सोचो ना, पहले कितना खर्चा होता है लोकसभा के इलेक्शनों में, देखो आप, है ना, इतने बाजे बज रहे हैं, इतनी मिठाइयाँ बंट रही है, शाम शाम को फिर पार्टियां हो रही है ना, इतने लड़के दिन को चले हुए नारेबाजी करने, गाड़ियों में वो लगाए हुए हैं ऊपर, है ना, खर्चा तो हो रहा है ना, इतने पैम्फलेट बंट रहे हैं। अब ऐसा 3 बार हो, है ना, लोकसभा के लिए अलग, राज्यसभा के लिए अलग, ये और क्या बोलते हैं, ये पंचायत के लिए अलग, है ना, और स्टेट के विधानसभा के अलग। सबसे ज्यादा मजा तो गांव के इलेक्शन में आता है ना, क्या बोलते हो, नेक्स्ट लेवल चीज है वो। तो ये खर्चा हो रहा है, तो पहले वही ना, मशीनें इतने ले जा रहे हैं, लोग इतने ले जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा किन को यूज करते हैं, टीचर्स को, है ना, सरकारी बंदे, और ज्यादा टीचर्स। और बताओ वो जो स्कूल में बच्चे गए हुए हैं वो काहे के लिए, उनको बोलते जाओ जाओ ग्राउंड में खेलो, आज सर नहीं आए हैं, वो भी खुश, वो इलेक्शन के लिए खुश रहते हैं, ठीक है ना। बट वही बात है, फिर जब पेपर में, है ना, मार्क्स बढ़िया आते हैं, फिर दिक्कत होती है। तो डिस्टर्ब हो गया ना, जैसे हम बात करें खर्चा बहुत है। दूसरी बात क्या है कि आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ही दुनिया चली रहती है, कोई नया काम, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कुछ नया काम नहीं हो सकता जब तक इलेक्शन नहीं होने, लगा देते हैं ना आचार संहिता, तब तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। वोटर, ऐसा माना जाता है अगर एक ही बार कराएंगे तो वोटर काउंट भी ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा लोग आ जाएंगे इलेक्शन में, ठीक है, पब्लिक लाइफ कम डिस्टर्ब होगी, ये सारी बातें हैं। बट क्या कष्ट है, डिमेरिट्स क्या, करते क्यों नहीं फिर, वो भी बताने हैं। कि अब जैसे ना देखो, लोकल इश्यूज ही खत्म हो जाएंगे। अब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता कि जब सेंटर लेवल पे, जैसे वेव चल रही है जी, वेव चल रही है, लोग बोलते हैं एक बंदे की वेव चल रही है भाई सेंटर में, तो स्टेट में भी उसी की वेव चल पड़ेगी। अब देखो ना, जब आप वोट देने जाओगे, अब मान लो मैं एक पार्टी को वोट देने लगूंगा, तो मैं क्या ऐसा करूंगा, इस सेंटर में इसको वोट देता हूँ, स्टेट में इसको वोट देता हूँ, अगर उसी टाइम देना होगा, बाकी टाइम हो सकता है, ठीक है ना, कि भाई अचानक से किसी ने बोल दिया, एक पार्टी ने बोल दिया कि भाई, है ना, जो भी एकेडमी वाले हैं इन सबको 10-10 हजार रुपये महीना मिलेगा, तो अचानक से मैं ऐसे हो जाऊंगा, भाई एकेडमी वालों को 10 हजार दे रहे हैं, दबाओ इनका वोट। सही है कि गलत है, वो बात की बात है। बट मैं एक बात कह रहा हूँ कि पॉलिसी देखो ना, रीजनल इश्यूज उठते हैं, तो अगर ऐसा हो तो रीजनल डाइल्यू, कैसे, रीजनल पार्टी की वैल्यू कम हो सकती है, ऐसा कहते हैं, है ना, ऐसा कहते हैं इस चीज को कि ये इशू हो सकता है, ठीक है। कैसे, ये जो अमाउंट ऑफ मनी लेती है सिंगल ट्रांजेक्शन में, अच्छा एक इलेक्शन एक बार में हो। हाँ, वो तो हम कह ही रहे नहीं, वो तो फायदे थे ना एक बार कराने के, वो तो मेरिट्स थे। एक के बारे में आपको बहुत पैसा लगेगा, जब आपने लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में इलेक्शन कराने हैं। चलो, ये बात, बट एक बार वही होती है कि जो 3 बारी से एक बारी कम होगा, फिर देखो ना, बात तुम डाल सकते हो, बट बात पता है कि तुम्हें वो प्रेजेंट वैसे करनी पड़ेगी, ये प्रेजेंटेशन की बात होती है, ठीक है। बाकी हाँ, एक ये लॉजिस्टिक चैलेंज तो है ही ना यार, देखो इतनी मशीनें लाओगे कहाँ से,
जैसे एक इलेक्शन कराना होता है, अब एक ही बारी में वन इलेक्शन वन नेशन, और तीन तीन, अब एक की जगह तीन मशीनें लगाओगे, कहाँ से लाओगे? इतना लॉजिस्टिक चैलेंज भी है, खर्चा भी है, बिल्कुल बात है। ठीक है ना, इमीडिएट हो जाएगा। हाँ, रीजनल इश्यूज आपके डाइल्यूट हो जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है ना, और ये कि मिस यूज हो सकता है। और फिर एक और कष्ट, ऐसा नहीं होता बीच में कोई बंदा, वो बाई इलेक्शन का क्या करे फिर? अब जैसे मान लो कि स्टेट में कोई किसी, ऐसे नहीं होता कि पार्टी ने बीच में गिरती भी तो है सरकार है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया स्टेट में, अब क्या वो रुकेगी तब तक जब तक अगली बार इलेक्शन नहीं होते सेंटर में? पंचायत में क्या होता है, पंचायत में नॉर्मली ऐसा होता है ना, पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटीज में एक तो ये होता है कि अगर सारे लोग कंसेंसस से मान जाएं तो भी माना जाता है, जरूरी नहीं है पंचायत में इलेक्शन हो। अगर सब लोग बोल रहे हैं हमने इसको चुनना है, तो इसको अच्छा माना जाता है, और उस पंचायत को पैसे दिए जाते हैं कि भाई तुमने इलेक्शन का खर्चा नहीं कराया, इतने पैसे तुम लोगों को अपने पंचायत में तुम डेवलपमेंट के लिए खर्चा करो। ठीक है, बट दूसरी बात ये भी रहती है, पंचायत में क्या होता है कि अगर उस हटाया जाए, अब 6 महीने का अगर टाइम बचा, क्योंकि सब पंचायतों का एक साथ इलेक्शन करवाया जाता है, बट अगर बीच में 6 महीने से कम का टाइम है बचा हुआ, तो फिर 6 महीने रहने देते हैं, है ना, कि इलेक्शन साथ में ही कराएंगे। अगर 6 महीने से ज्यादा टाइम हो तो रिमेनिंग टाइम के लिए कराते हैं, दो बंदा बढ़ेगा सिर्फ 6 महीने के लिए बढ़ेगा, या जितना भी टाइम, मान लो 1 साल बचा है, 6 तो नहीं, अब 6 से ज्यादा बोल रहा हूँ, मान लो साल बचा है, तो बंदा साल के लिए काम करेगा। ठीक है, ऐसा रहता है। बट अब ये चीज यहाँ क्या कैसा करेंगे? अब मान लो किसी स्टेट में पार्टी गिर गई, हमारे यहाँ पे मान लो कोई सरकार काम कर रही है, वो खत्म होगी, फिर तो ऐसे ऐसे चैलेंजेस रहेंगे, तो बस आपने मेरिट डिमेरिट बताने हैं। बट हाँ, नॉर्मली एक स्टैंडर्ड टॉपिक है, बहुत डिस्कस होता है, हमने भी क्लास में इतना डिस्कस किया, मैं वही कह रहा हूँ, इसको हम ये नहीं बोल सकते बहुत सोच के लिखने वाला है, ये डायरेक्ट है। ठीक है, करंट में चल रहा था, इशू था। फिर नेक्स्ट है रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, फिर देखो ना, हर एक में तीसरा यूनिट क्या होता है, हिमाचल, तो उसमें एक क्वेश्चन क्या है, हिमाचल का रहेगा, कि हिमाचल की, और ये डायरेक्ट है, और क्वेश्चन क्या है, जर्नी ऑफ हिमाचल प्रदेश टू बिकम अ डेमोक्रेटिक स्टेट। देखो बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन, तो इस चीज को देखो, बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, कि हिमाचल स्टेट कैसे बना। इंडिपेंडेंस से पहले प्रिंसली स्टेट्स थी, अराउंड 30, बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो इकट्ठी हो रही है, राजाओं के अंडर है। फिर वही प्रजामंडल वाली बात होगी, 1948 में चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनेगा। ठीक है, उसके बाद 1951 में पार्ट सी स्टेट बना था, उसके बाद 52 में पहले इलेक्शन हुए थे। तो इस तरीके से जो एवोल्यूशन है, बस वो बताना, ये स्टैंडर्ड चीजें हैं। फुल स्टेटहुड की बात है कि हमने फुल स्टेटहुड की डिमांड करी थी, 1963 में एक टेरिटोरियल काउंसिल बनी थी, और उसके बाद 66 में रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी। इवन हम ये बात कहते हैं ना, जैसे पंजाब के एरियाज, है ना, रीऑर्गेनाइजेशन, हिमाचल के पहाड़ी एरिया जो होंगे भाई इनको अलग कर दो, नहीं तो पहले हिमाचल में पंजाब भी था, आप समझो ना, जैसे बाउंड्री हम कहते हैं, क्योंकि तभी तो हम देखते हैं जैसे कि ना, पंजाब से बहुत लोगों की प्रॉपर्टीज, जो रिच लोग हैं यहाँ पर, उनकी प्रॉपर्टीज थी। फिर स्टेटहुड की बात करें, 1970 में स्टेटहुड एक्ट आई थी, 71 में, है ना, हम लोग 18 स्टेट डिक्लेयर किया गया है। तो ये सारी चीजें, 25 जनवरी 1971, ठीक है, स्टेटहुड हो गया है। फिर पोस्ट स्टेटहुड अगर हम देखें कि भाई आजकल भी कंटिन्यूड डेवलपमेंट है, क्योंकि यहाँ क्या बात हो रही है, जर्नी टू बिकम अ डेमोक्रेटिक स्टेट। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर स्टेट बन गई है उसके बाद की थोड़ी सी बात नहीं की जा सकती, थोड़ा बहुत तो बात कर सकते हैं ना, कि आजाद हुए, स्टेट बन गई, स्टेट बनने के बाद हम आजकल भी देखो डेमोक्रेसी की तरफ चले हुए हैं। इवन अगर आप इस चीज को देखो ना, हमारी स्टेट में मतलब रेगुलर इलेक्शन हो रहे हैं, कभी ऐसा इतना पंगा नहीं पड़ रहा है, पार्टीज भी चेंज होती रहती है, थोड़े टाइम एक पार्टी आती है, फिर दूसरे टाइम पार्टी आती है, तो डेमोक्रेसी की थ्राइविंग ही है ना यार। है तो ऐसा तो नहीं इमरजेंसी लगानी पड़ जाती है स्टेट के अंदर कि नहीं हो सकते इलेक्शन, पंगे कर रहे हैं लोग। ठीक है, अभी ऐसा तो कोई बात नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं हाँ, डेमोक्रेसी पहले कैसे बनी, और लास्ट में थोड़ी सी बात की भी थ्राइव भी कर रही है ना, थोड़ा सा उससे आंसर क्या हो जाता है, सुंदर हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम अगर बात करें, है ना, इसी तरीके से, बट ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब ये ना बहुत बार डिस्कस किया गया क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं बस याद करके गए हुए हो घर से, वह छापने हैं, बट फिर लोग पेपर क्यों नहीं पूरे हो रहे होते लोगों के, समझ रहे हो? 1.5 पेज भरना, 2.5 पेज भरना, इसके 1.5 पेज, ये 2.5 पेज वाला है, 18वां क्वेश्चन है, वो 2.5 पेज भरने थे। नेक्स्ट देखो, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर सपोर्ट बेस एंड परफॉर्मेंस इन असेंबली एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कि कौन कौन सी पार्टीज है ना, उनका सपोर्ट बेस कैसा है और कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसा है,
डिस्क्राइब व्हाई इन हिमाचल प्रदेश पॉलिटिक्स टू प्रिडोमिनेंट कास्ट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है कि दो प्रिडोमिनेंट कास्ट है जो रोल प्ले कर रही है। कौन है वो प्रिडोमिनेंट कास्ट? ब्राह्मण और राजपूत। ठीक है ना, ब्राह्मण राजपूत कंट्रोल में है जी, है ना। वेयर एज रोल ऑफ ओबीसी एंड एससी एसटी रिमेन वेरी मार्जिनल। भाई इनका रोल हिमाचल की पॉलिटिक्स में मार्जिनल है। ठीक है, अब ये चीज पूछी जा रही है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, पहले तो ये बताना भी ट्रेडिशनली दो कौन से बोले जा रहे हैं। देखो भाई, हाँ सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, बट ये बात है ना कि कल को तुमने इन लोगों के बीच ही तो काम करना है। तुम्हारे लिए कोई अलग दुनिया थोड़ी बनेगी। ठीक है, दुनिया में सेंसिटिव इश्यूज है, जैसे हम रिलीजन की बात करते हैं, हाँ हिंदू मुस्लिम वाले इश्यूज हैं, कितना सेंसिटिव हो जाता है, लोग लग जाते हैं लड़ने के लिए। बट जब तुम लोग सेलेक्ट होगे तुम उनके बीच में खड़े होंगे। ठीक है ना, जब इश्यूज हो रहे हैं और तुम्हें वो चीज डील करनी है, जब तुम्हें समझ आएगी, तुमको ये समझना पड़ेगा धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। ठीक है जी, वैसे ही हम क्या बात करें, कास्ट के नाम पे लड़ रहे हैं, कास्ट के ऊपर पॉलिटिसाइजेशन हो रही है। ठीक है, बट हाँ उसके लिए जो फैक्ट्स है पहले वो तो मानने पड़ेंगे, वो तो आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, क्लियर कट कह रहे हैं कि राजपूत और ब्राह्मण के पावर स्ट्रक्चर्स में स्ट्रांग है, दो कास्ट जैसे इन्होंने बोली। ठीक है, और ओबीसी और एससी एसटी नहीं है, है ना। क्या रीजन है जी? भाई ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स को देख लो आप। इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस में लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, रूलर्स हुआ करते थे, वॉरियर्स हुआ करते थे, वहीं से ये चीज चली आ रही है। ठीक है ना, अगर आप देखो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स में, है ना, 6 में से 5 सीएम आपके राजपूत थे। ठीक है जी, है ऐसा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सोशल हायरार्की की बात करते हैं, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कहीं ना हमारे यहाँ गॉड फियरिंग कंट्री टाइप है, गॉड फियरिंग एरियाज है, तो क्या होता है, ब्राह्मण्स को रेफरेंस दी जाती है। ठीक है ना, अगर आप बुजुर्ग लेवल पे जाओ, अभी चलो अपने लेवल पे नहीं, दादा लेवल पे जाओ। दादा लेवल पे क्या होता था कि लोग, अब कोई ब्राह्मण बच्चा है, वो छोटा जैसा है, दादा लेवल पे जो बुजुर्ग होंगे, मतलब इवन जैसे राजपूत या बाकी लोग भी, वो छोटे ब्राह्मणी को एक पैर छू लेंगे या उस बच्चे को कभी पैर नहीं छूने दे देंगे, मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि नहीं नहीं आप तो ब्राह्मण हो जी। तो एक सोशल हायरार्की रही, और एजुकेशन में वो आगे आ पाए। इस वजह से क्या हो रहा है, आप समझ रहे हो, जो सोशल हायरार्की में एक जो सेटअप है, वो कहीं ना कहीं पावर स्ट्रक्चर में आ जाता है। अगर हम जॉब्स में देखें, जो पावर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, जो सिग्निफिकेंट पोजीशन ऑफ पावर है, ब्राह्मण्स बहुत जगहों पर है। अगर सिविल सर्विस में परसेंटेज की बात करें, या हम ऐसे ना कि जैसे सरकारी नौकरी की बात कर लो यार, जो पहले से वेल वर्स्ड, देखो इसमें वो है ना कि वो सोशल डिफरेंशिएशन बन गई ना। देखो इसमें हम ये इंटेलिजेंस की बात नहीं करेंगे, हम एक बात कहेंगे भाई सोशल डिफरेंशिएशन रही है, कुछ लोगों को बेनिफिट मिले हैं, उस वजह से वो उस स्ट्रक्चर में ज्यादा इजीली एजुकेशन प्राप्त कर पाए, उस वजह से वो ज्यादा इजीली जॉब्स तक पहुंच पाए, और फिर वो पावर स्ट्रक्चर में स्ट्रांग हुए, तो ओवर जनरेशंस वो चीज स्ट्रांग हो रही है, और वो दिखती है आपको। जैसे ब्राह्मण को अगर हम देखेंगे ना, नंबर स्मॉल है, बट भी ब्यूरोक्रेसी में जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। ठीक है, फिर डेमोग्राफी की अगर हम बात करते हैं, जैसे राजपूत है, हिमाचल की अराउंड 32 से 36, अराउंड 32 to 36% ऑफ द पॉपुलेशन इज राजपूत। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज है, अब वोट बैंक है ना ये, अब इसको वोट बैंक की तरह कंसिडर किया जाता है। अब जनरली ये देखा गया है कि जब एक ओपन सीट होती है तो उसमें राजपूत कैंडिडेट को फील्ड किया जाता है, मतलब उसको सीट दी जाती है। क्यों? क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स, क्योंकि हमारे यहाँ वोटिंग किस बेसिस पे हो रही है, कास्ट के बेसिस पे। हमारे यहाँ क्या चलता है, जान पहचान, बस तुम देखो, तुम लोगों ने वोट तो दिए होंगे, सब ग्रेजुएट्स हैं यहाँ पे, 18 साल से सब ऊपर है। जब तुमने वोट दिए तो क्या तुम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे गए और तुमने चेक किया कि उस बंदे का बैकग्राउंड क्या है, उस बंदे की ने कितनी पढ़ाई करी है, उस बंदे ने कितना क्रिमिनल चार्जेस है? क्योंकि वहां तो सब लिखा है, और उसने कितना खर्चा किया इलेक्शन पे। या तुम ये देखोगे कि, है ना, शाम को मीटिंग होती है घर पे, और है ना जो बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं इसको वोट देना है। क्यों देना है वोट? या तो इसने इसको नौकरी में लगाया था, या इसने ऐसा किया था, या ये हमारे ये वाली बात कर रहा है, या फिर इसको तो वोट नहीं देना है क्योंकि इसने ऐसा नहीं किया है। ठीक है ना, ऐसे वोटिंग हो रही है, लोग तैयार होके सज धज के जा रहे हैं, है ना, बट बेसिस क्या है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कास्ट, वो कुछ भी कर लेंगे। और डिवाइड एंड रूल होता ही इसलिए है, डिवाइड करेंगे तभी तो रूल होगा। सबको बोल दिया, वो एक वो था ना कि तू शेर है भाई, बाकी सब भेड़ है ना, तुम शेर हो,
तो मैं जिसको भी मारता हूँ वो भेड़ है, बस तू ही शेर है, वो वाली फीलिंग देते हैं और सबको मार रहे हैं। वो चीज है डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों ने भी यही किया, ठीक है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया। अदरवाइज क्या होता, इस चीज को देखो ना यार, सोचो ना यार क्या ट्रेड होता अगर यहाँ से लाहौर तक सीधा रोड होता। ग्रैंड ट्रंक रोड हुआ करता था एक टाइम पे, अगर वो खुला होता अभी भी क्या मजे थे यार, कितना ट्रेड होना था और कितना खर्चा कर दिया हमने लड़ लड़ के। डिवाइड एंड रूल, पॉलिटिक्स, बट वही बेसिस जब हम उसको देखते हैं तो डिवीजन का बेसिस आपको एग्जांपल देने पड़ेंगे, और पॉपुलेशन उसका बेसिस है कहीं ना कहीं। एक ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन की भी अगर हम बात करें, दूसरा ये कह रहे हैं जैसे ओबीसी है, एससी एसटी है, मार्जिनल क्यों रह रहे हैं, क्योंकि जब परसेंटेज की हम बात करते हैं प्रेजेंस इतनी नहीं है। जब इतना इफेक्टिव स्ट्रॉन्ग मतलब प्रेजेंस का मतलब ये कह रहा हूँ कि किसी एक जगह पर कंसंट्रेटेड वे में उनका से वो थोड़ा कम है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें ना, जैसे और खासकर जैसे हम कह रहे हैं जैसे कांगड़ा है, शिमला है, मंडी है, इन पोर्शंस में राजपूत की कंसेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो चीज इलेक्शन में दिखेगी, ठीक है, वो पॉलिटिक्स में आएगी। एक स्ट्रेटेजिक अलायंस की हम बात करें जैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वो चीज रहती है। और इवन ये भी हमने देखा है जैसे एससी एसटी की रिप्रेजेंटेशन के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती है, ठीक है ना, जैसे रिजर्व्ड सीट्स है, तो रिजर्व सीट में तो आना ही पड़ेगा, जैसे अराउंड 17 सीटें रिजर्व्ड है, ठीक है। बट इसमें भी क्या हो रहा है, कितने लोगों को हम ये जैसे नेशनल लेवल पे भी है, देखो पैटर्न्स देखो ना, जैसे नेशनल लेवल पे यार कितने मुस्लिम मिनिस्टर हैं, कुछ सीट्स तो रिजर्व्ड है ना, मतलब वो बंदे तो डायरेक्टली एमपी बनेंगे ही। तो कितने एमपी हमारे सिलेक्टेड हुए हैं, जैसे मुस्लिम की ही मैं बात करूं, माइनॉरिटी है, एक रिलीजियस माइनॉरिटी है, तो उनमें से कितने लोग मिनिस्टरशिप में हैं, ठीक है ना। तो अब फिर वो प्रश्न आ जाता है, तो मतलब इसका मतलब पावर स्ट्रक्चर में नहीं आ पाए, पावर स्ट्रक्चर में नहीं आ पाए तो मतलब पॉलिसी मेकिंग में नहीं आ पा रहे, ठीक है ना। तो वैसे ही हम क्या बात कर रहे थे, एस सी एस टी वाली हम बात कर रहे हैं, अब यहां पर कितने लोग हैं जो प्रोपोर्शन वाइज, मान लो 17 सीटें हैं, तो उस हिसाब से कितने लोगों को सीट मिल रही है मिनिस्टरशिप में, समबडी इन पावर जो पॉलिसी मेकिंग वगैरह में आ रहा है, तो वो प्रोपोर्शन उस लेवल पे नहीं है। जो 17 सीटें हम कह रहे हैं, तो कहाँ इतनी प्रोपोर्शन में वो आ पा रहा है, ठीक है, तो मार्जिनलाइज्ड है कहीं ना कहीं उनकी प्रेजेंस। और आप रीजन क्या बोल सकते हो, सोशियो इकोनॉमिक रीजन है, क्यों नहीं है, डिसएडवांटेज है भाई, एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिली है, ठीक है। ये लिटरेसी रेट अगर आप देखो ओबीसी में, है ना, या एससी एसटी, ट्राइबल में कहाँ होती है यार एजुकेशन, मतलब ये नहीं कह रहे कि स्कूल नहीं होते, पढ़ाते नहीं, पढ़ाते हैं, बट स्टिल में कह रहा हूँ जब कंपैरिजनली हम ट्राइबल एरिया, एक चंबा के बच्चे को देखो, ठीक है, एक किन्नौर के बच्चे को देखो, है ना, वहां पर एजुकेशन का जो लेवल है, और आप अगर उसको कंपेयर करो अर्बन एरियाज में, अब उन बच्चों को कंपटीशन तो सेम ही देना पड़ रहा है ना, तो मार्जिनलाइजेशन हो रही है, ठीक है ना। बाकी हाँ, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी इतनी हमारी नहीं है, इवन जैसे हम कहें ना कि प्लेटफॉर्म्स इतने नहीं है, जैसे हम कहें एस सी एस टी ओ बी, इवन जैसे पार्टीज इस, जैसे हम कहते हैं बीएसपी, बीएसपी ने भी कोशिश करी थी हिमाचल में जैसे थोड़ा अपना एक वो बनाने की सीट्स के लिए, बट हाँ नहीं वो इतना डेंट डाल पाए, क्योंकि ये पार्टीज कैसी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये मतलब स्पेसिफिकली एक कास्ट बेस को टारगेट कर रही होती है, बट वही कि क्योंकि इतना डिस्पर्स है तो उस वजह से वो नहीं कर पाए डेंट, ठीक है। तो हाँ बस ऐसी बातें, रोल क्यों कम है, ठीक है। फिर सब रीजनलिज्म की हम बात करते हैं, सब रीजनलिज्म क्या होता है, पहाड़ वाले बोलते हैं कि ये जो है ना, पहाड़ वाले भाई भाई हैं, प्लेन वाले भाई भाई, फिर प्लेन वाले बोलेंगे पहाड़ वाला जो है ये ठीक भाई नहीं है ना, ऐसे तो बाहर तो हम भाई भाई है बट घर में हम भाई नहीं है ना, कि वो मेंजो, है ना, नहीं नहीं ये नहीं साडा, है ना, वो अपना बंदा नहीं है, और वो ऊपर वाले क्या है, एजो नाई एजो एजो मारो है, क्या है ये, सब रीजनलिज्म है, पहाड़ वर्सेस प्लेन होता नहीं है, यहाँ के लोग तो ऐसे होते हैं, जगह को ही इन्होंने वो कर दिया हुआ है, ओस्ट्रासाइज कर दिया है, उसके लिए बना दिया कि यहाँ के लोग ऐसे होते हैं, पर सच में तो ऐसा नहीं होता है, हर जगह के लोग अच्छे होते हैं और हर जगह खराब लोग भी होते हैं, ठीक है ना। अच्छा रोडू में बोलते हैं कि सब लोग लड़ते रहते हैं, है ना, मैं भी रोडू का हूँ, ऐसा थोड़ी है, क्या बोलते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, बट एक सब रीजनलिज्म तो है ना यार, अपर वर्सेस लोअर, प्लेन वर्सेस हिल, ठीक है, तो बस उस पे तो सिलेबस पे है जी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पैटर्न्स इन द अपर एंड लोअर रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्या कह रहे हैं, और क्वेश्चन क्या है, वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पैटर्न्स, कि पॉलिटिकल पैटर्न में हिमाचल प्रदेश के उच्च और निम्न क्षेत्रों में क्या विभिन्नताएं हैं, किस तरीके से चल रही है, इस पे डिस्कशन था।
है ना, और 2.5 पेज लिखना था, 19वां क्वेश्चन है। आप समझ रहे हो, सोचना भी पड़ता है और लिखना भी पड़ता है साथ साथ में। और है क्या, अगर आप हिस्टोरिकली देखो ना यार, एक्चुअली क्या था, पंजाब वाला रीजन था। नॉर्मली हम जो ऐसे कहते हैं ना कि ओल्ड हिमाचल वर्सेस न्यू हिमाचल, क्या हुआ ना, एक पंजाब वाला कल्चर कुछ इलाकों में रहा है। क्यों रहा, वो प्लेन एरिया थे, उसके साथ बॉर्डर करते थे, ठीक है ना। तो वो उस, और जो हिली एरिया था वो कहीं ना कहीं ट्राइबल कल्चर के साथ रहा है, तो वो डिफरेंस बना है। ठीक है, आप आपके लाइन मारने से क्या होता है। अब जहां पर शादियां हो रही है, अब पंजाब में तो ऊना वगैरह देख लो आप, तो होती है उनके पंजाब में इधर उधर शादियां हो रही है, ठीक है ना। कोई किसी का रिश्तेदार इधर है ना, भाई इधर फूफा उधर, ऐसी ऐसी बातें हो रही है, तो फिर ठीक है, तो लाइन बनाने से तो डिफरेंशिएशन नहीं आती ना, सोसाइटी तो उस तरह से चल रही है हमारी। वैसे ही पहाड़ों में अगर आप देखो, आपने उत्तराखंड बना दिया, लेकिन कई चीजें ना, पहाड़ों का कल्चर उत्तराखंड में जाता है, या सिरमौर है, अब रोडू वाला कल्चर कुछ सिरमौर के इलाकों में है, ठीक है, और जो सोलन के नीचे से जो प्लेन वाले इलाके हैं, उसमें वो अलग कल्चर है। समझ रहे हो ना, है वो एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। तो अब यहाँ पर क्या है, तो हिस्टोरिकल रीजंस है, जैसे अपर वर्सेस लोअर हम बात कर रहे होते हैं, तो इसमें आइडेंटिटीज जो इवॉल्व कर रही है, तो एक बेसिक तो क्या है, ज्योग्राफी बेसिस है, एक तरफ पहाड़ है दूसरी तरफ प्लेन है, ठीक है ना। फिर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो जाते हैं, जैसे पहाड़ों में ज्यादा क्या होता है, हॉर्टिकल्चर है, टूरिज्म है। कुल्लू मनाली कैसे उठा, टूरिज्म से। अभी यहाँ चांशल एरिया डेवलप हो रहा है, रोडू का रोड बना दिए, टूरिज्म है जी, ठीक है ना, क्योंकि इतनी सीधी जगह नहीं है कि एग्रीकल्चर कर पाओ, ठीक है ना, टेढ़े टेढ़े में सेब लगा देते हैं, थोड़ा नदी के साइड में हम लोग थोड़ा चावल उगा देते हैं, ठीक है ना, बट इतना बड़े लेवल पे वो नहीं होता है। तो डिफरेंस है, वो हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट्स रहेंगे, टूरिज्म, एनिमल हस्बेंड्री है, जानवरों वगैरह को करते हैं। बाकी अगर आप देखो प्लेन एरिया है, वहां पर क्या होगा, थोड़ा इंडस्ट्रीज, थोड़ा नौकरी पेशा ज्यादा है कि नहीं। वही है ना, वहां पर अपॉर्चुनिटी वैसी है, जैसे कहते हैं ये तो सेब वाले हैं, ये बंदे नहीं मारते, पर ये नहीं करते नौकरियां नौकरियां, ठीक है ना। वो डिफरेंशिएशन रहेगी, जॉब्स की डिफरेंशिएशन रहेगी, तो वहां से इकोनॉमी की फिर कल्चरल है, कल्चरली और लिंग्विस्टिकली आप देखो। अब कल्चर में कुछ लोग, एक देवी का कल्चर है, एक महासु देवता जी का कल्चर है, तो देवियों का कल्चर हमारा है ना। अब हिमाचल में कुछ जो प्लेन एरिया में, वहां देवी का कल्ट ज्यादा डोमिनेंट रहता है, पहाड़ों में देवताओं का कल्ट ज्यादा डोमिनेंट रहता है, कुल्लू का दशहरा, मंडी का, अगर हम जलेब निकलती है, ठीक है ना। तो कल्चरली डिफरेंट है थोड़े थोड़े, तो उससे हिस्टोरिकली डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। अब लैंग्वेज का भी थोड़ा रहता है। अब यहाँ पे फिर प्रश्न वही आ रहा है कि डिफरेंस वर्किंग पॉलिटिकल पैटर्न्स का अपर वर्सेस लोअर कैसा हो रहा है, इस पे बात करो, इस पे डिस्कस करो, ठीक है। अब इसमें आपने असेंबली इलेक्शन के बारे में बताना है, जैसे अपर हिमाचल है, अपर हिमाचल में वही थोड़ा राजपूतों का, राजवाड़ों का थोड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है, और इसमें फिर वही है कि मतलब थोड़ा स्टार्टिंग का जो इन्फ्लुएंस रहा है, कांग्रेस का ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है ना, कांग्रेस का एक बेस अगर हम देखेंगे, तो फिर बट फिर वही ये चेंज आजकल क्या हो रहा है, 2022 के राउंड से वही बीजेपी ने भी डेंट किया है, ठीक है, वो शिफ्ट हुआ है, जॉब्स का जो एम्प्लॉयमेंट वाला जो एक शिफ्ट आया है, उससे चीजें चेंज हो रही है। लोअर हिमाचल आप देखो पर्टिकुलरली, जैसे देखा जाता था कि थोड़ा बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है, ठीक है। अब वहां पर क्या हो रहा है, अब कांग्रेस का भी स्पेसिफिकली, जैसे ये होता है ना कि जैसे शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, उसमें जो इन्फ्लुएंस है वो कर पाए हैं डेंट, कांग्रेस के ने कुछ वोट्स को वहां पर किया है, जैसे कांगड़ा की हम बात करते हैं नॉर्मली, जैसे बीजेपी थोड़ा सा वहां पर डोमिनेट अभी कर रहा है। तो एक ये बात रहेगी, फिर रीजनलिज्म की अगर हम बात करते हैं, डिमांड्स अलग है ना, जैसे अपर एरिया में है वो पहाड़ी स्टेट, अब ये इकोनॉमी में भी एक डिफरेंस आ जाता है, डिमांड्स आ जाती है, जैसे सेब के लिए, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स हैं अलग अलग, अपर हिमाचल के प्रेशर ग्रुप्स अलग रहेंगे, लोअर हिमाचल के प्रेशर ग्रुप्स अलग है, जैसे सिविल सोसाइटीज, एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ज्यादा प्रिडोमिनेंट है। मतलब अगर आप देखो ना, लोअर में ये प्रेशर ग्रुप, सिविल सोसाइटीज, ये काफी, इस पंचायत वगैरह ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग, मतलब एक जो सेटअप है वहां पर ये है। ओवर द पीरियड ये चेंज हो रहा है, तो इस सब से भी पॉलिटिक्स में इम्पैक्ट आ रहा है, तो इसमें जो भी रिसेंट डाटा है उसके साथ डिस्कस किया जा सकता है। बाकी हाँ, फिर एक बात लास्ट में करी जाती है हिमाचल में कि यार देखो एजुकेटेड लोग हैं, और जो एजुकेटेड लोग हैं इस वजह से लोग क्या करते हैं, हमारा कहीं ना जो वोट करने का पैटर्न है उसका बेसिस क्या होता है ना, पॉलिसी। देखो जितने, क्योंकि हिमाचल इज अ एजुकेटेड स्टेट, क्योंकि एजुकेशन ज्यादा है, पॉलिसी के ऊपर भी, अब जैसे मान लो एक सरकार ने बोल दिया कि हम ये चेंजेस लाएंगे, तो क्या उस सरकार को ज्यादा
मतलब जीत जाती है, ऐसा हो जाता है। ये चीजें रहती है, पॉलिसी का मतलब ये रहेगा ना कि वो क्या लोगों को बेनिफिट्स दे रहे हैं, उसके बेसिस पे चेंजेस होते हैं। एजुकेशन में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सिटीजनरी अवेयर है, ठीक है, वो अपना फायदा नुकसान सोचती है, जहां उसको फायदा दिखता है वो उधर को चली जाती है, जहां उसको नुकसान लगता है उस बंदे को छोड़ देती है। मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि पुराना अगर आप देखोगे ना, कुछ का होता नहीं हिस्टोरिकल, जैसे कार्टर वोट्स हम कहते हैं कि भाई ये तो इसी को वोट देगा। जैसे कुछ लोग राजा साहब, तो राजा साहब वो राजा साहब को ही वोट देते थे, नो मैटर व्हाट, वो कांग्रेस का वोट बैंक है। वैसे ही कुछ लोग होते हैं बीजेपी वाले, हम देंगे ही बीजेपी को। कुछ लोग बोलते हैं हम जी कॉमरेड है, वो देंगे ही कॉमरेड को, ठीक है। बट हमारे स्टेट में क्योंकि एजुकेशन ज्यादा है, तो लोग ये देखते हैं कि क्या पॉलिसी है, उस हिसाब से वो अपने वोटिंग पैटर्न चेंज करते हैं, ठीक है। ऐसी बात भी लास्ट में थोड़ी बोली जा सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल पैटर्न्स है ना, तभी तो तभी तो हमारे यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। जो पावर स्ट्रक्चर मेन मेन जगहें हैं वहां पर फिर शिफ्ट कैसे होगा, ये बेसिस है, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो इस तरह की बात है, फिर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग, ये स्टेट के अंदर जैसे जुडिशियल बॉडी, कॉज जुडिशियल बॉडी। फिर अगर हम यूनिट 2 की बात करें, इसका अगर हम सब यूनिट 1 देखें, इसमें फ्रेमवर्क, पॉलिसी, गवर्नेंस, ये सब गवर्नेंस के टॉपिक्स है। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो यहां पर सिंपल क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि गवर्नेंस क्या है, ठीक है। सरकार जिस बेसिस पे काम करे उसको हम गवर्नेंस से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एक गवर्नेंस, दूसरा गुड गवर्नेंस। तो यहाँ क्या है, व्हाट डू मीन, देखो ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसको हम देखें, क्योंकि सिंपल है, सिलेबस क्या क्या चीजें कह रहा है, सिलेबस कहता है, देखो सिलेबस पढ़ो ना, गवर्नेंस 1, दूसरा गुड गवर्नेंस, तीसरा सिटीजन चार्टर, इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ये गुड गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, नहीं भी आता तो ऐसे में तो लिख ही सकते हैं, ठीक है ना, इसकी डायमेंशंस। अब यहाँ इन्होंने तो क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नेंस, गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो उस घर से पढ़ के गए हुए, मतलब ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसा होता है ना कि अगर मैं ये बात बोलूं, जैसे कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट है, मैं बोलूं देखो जो हमने पढ़ाया था उसी से आया है, हाँ, ये ऐसा नहीं कि हमारी टेस्ट सीरीज से आया, आना ही है। आप देखो ना कितने क्वेश्चन है, अगर हम मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन पेपर की बात करूं, है ना, हमने अभी कौन कौन से क्वेश्चन देख लिए हैं, है ना। प्रीएम्बल वाली बात है, हाँ जी डिस्कस करिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाली बात करी, एकदम सीधी सीधी डिस्कस करी हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन पढ़ाया हुआ है एकदम, क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है। अगर ऐसे बात करेंगे, बट मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ, इसको ऐसे मत समझना कि यार इन्होंने, इनके पास बड़ा एक अलग ही शक्ति थी और इनको पता था पेपर में क्या आना है। सिलेबस में देखो यार, ठीक है। अगर मैं क्लेम करूं कि हाँ मैंने पढ़ाया था और आया है, हाँ मैंने भी इसीलिए पढ़ाया ना सिलेबस में, देखो यहाँ गवर्नेंस लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो यहाँ क्यों बोलता है व्हाट डू मीन बाय गवर्नेंस, सीधा क्वेश्चन। दूसरा क्या बोला है, डिफर कैसे करता है सरकार से। गवर्नेंस क्या, वो सिस्टम है जो चला रहा है, ठीक है ना। गवर्नेंस का वो सिस्टम है जो गवर्नमेंट जिसे चलाने का जो तरीका, वो सब गवर्नेंस में आते हैं। और दूसरा क्या है, व्हाट डज सिविल रोल सिविल सोसाइटी प्ले इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, या सिविल सोसाइटी इन गवर्नेंस। जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी यहाँ देखो सिलेबस में ना, ये सिविल सोसाइटी इन गवर्नेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। मैंने ऊपर गवर्नेंस के नीचे डाल दी, पर ये देखो, ठीक है। तो ये भी सिलेबस में लिखा हुआ था। तो कोई बच्चा देखो कोई भी सिलेबस पढ़ के गया हुआ है ना, तो उसके नोट से भी आया हुआ है, ऐसा मत समझना कि, तो जनरल क्वेश्चन है बहुत, ठीक है ना। तो सिविल सोसाइटी गवर्नेंस अगर मैं इसमें बात कर रहा हूं, तो यहां पर क्या क्या बातें होंगी। सिविल सोसाइटी क्या होता है, लोगों का ग्रुप, ठीक है, आम जनता है, ये लोग कैसे काम करते, तो पहले क्या बताना गवर्नेंस क्या है ना। अब इसमें ना वही कुछ बातें होती है गवर्नेंस की, पार्टिसिपेशन, सब लोग पार्टिसिपेटरी है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, हम वोट करते हैं, पार्टिसिपेशन हो रही है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, ठीक है, चीजें लॉ बेस्ड है। फिर ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिवनेस, कि भाई सरकार, मतलब आपने कुछ बोला तो उस पर एक रिस्पॉन्स आया ना, गवर्नमेंट एकदम कुछ हुआ तो उसमें रिस्पॉन्सिव, डिजास्टर हो गया तो रिस्पॉन्सिव, ठीक है। अकाउंटेबल है, कुछ हो गया, अब गलत हो रहा है तो कौन जिम्मेदार, कि कोई तो होना चाहिए। तो ये सारी चीजें है ना, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं, ये सारी बातें कहाँ आती है, गवर्नेंस के अंदर हम बात करते हैं, ठीक है। और जब गवर्नेंट गवर्नमेंट की बात कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट कौन है, जो इन चीजों को मैनेज कर रहे, जो फॉर्मल फंक्शनरीज जो है, ठीक है। ऊपर कौन, मिनिस्टर्स, उनके नीचे कौन है, जो पूरे सिविल सर्वेंट्स, उनके नीचे कौन है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, टीचर, हाँ जी, टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है और सर्विस दे रहा है,
क्यों नहीं, वो भी सरकार का पार्ट है ना। आपका डॉक्टर हेल्थ इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है, ठीक है, सेक्रेटरी वगैरह उसको ऊपर मैनेज करे, डीएमए डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन भी रहेगा, ठीक है ना, उसके ऊपर आपका सेक्रेटरी लेवल पे अगर हम देखें। बट ये सारी चीजें, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब मिला के गवर्नमेंट बनता है, ठीक है। गवर्नेंस वो सिस्टम है जिससे वो चलता है, ठीक है। अगर हम बोले कि फिर इसमें वही ना गवर्नेंस, और ये क्या कहा था कि डिफर कैसे करता है, अब वही स्कोप की अगर हम बात करते हैं, गवर्नेंस है वो ज्यादा ब्रॉडर है, सरकार है उसका नैरो। अगर हम स्कोप करेंगे, नेचर है, गवर्नेंस एक प्रोसेस है, सरकार क्या है, सरकार एक इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इज अ इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करते हैं कि फोकस एरिया क्या होता है, फोकस एरिया गवर्नेंस का क्या है कि काम जो सोसाइटल गोल्स वगैरह है वो हो पाए, गवर्नमेंट का क्या है उसको करना है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट है, वो फॉर्मल सोसाइटी है। एक्टर्स कौन है, अब गवर्नेंस के तो मल्टीपल एक्टर्स रहेंगे, सरकार है, सरकार का एक सेट ऑफ है ना, प्राइमरीली जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस है, फंक्शनरीज है वो है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, व्हाट डज सिविल सोसाइटी, है ना, प्ले रोल इन गवर्नेंस ऑफ इंडिया। सिविल सोसाइटी कौन होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सिविल सोसाइटी गवर्नेंस में कैसे रोल प्ले करेंगे, अब ये पूछा जा रहा है। अब हम लोग क्या, हम एडवोकेसी कर सकते हैं, आरटीआई कर दो, काम नहीं हो रहा, आरटीआई कर दो, काम नहीं हो रहा, कंप्लेंट कर दो, ठीक है। क्या है ये, अगर पब्लिक सर्विस डिलीवरी में हम बात करते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। ये जब हम बात करते हैं ना कि आरटीआई है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन से एक बहुत बड़ा चेंज आया है इंटरनेट के आने से। अब देखो ना, ये क्या है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, अगर कुछ भी गड़बड़ हो रही है, क्या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे कर सकते हो कॉल, लिखा दो कंप्लेंट, मतलब क्या तुम्हें लिखनी भी नहीं आती कंप्लेंट, तुम कॉल करो, फोन करके बताओ ये दिक्कत है, पानी लीक कर रहा है, फोन कर दो, महाराज पानी लीक कर रहा है, ठीक कराओ, हेल्पलाइन है। कितना चेंज हो गया सिस्टम, ठीक है ना। आरटीआई में अगर तुमको आरटीआई करनी नहीं आती, तुम जाओ ऑफिस में और बोलो मैंने आरटीआई करनी, तुम लिखो, बोले हाँ लिखेंगे, वो उनका काम है उनका ये, समझ रहे हो। और आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उनको आपके इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी पड़ेगी, इतना चेंज है। सर्विस डिलीवरी की बात करते हैं, एनजीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, कितना सिविल सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट है ना इसमें। पंचायती राज देख लो आप, इस सेवा है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, सेवा है एक ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छा काम कर रही है, इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो वुमेन काम कर रही है उनको हेल्प कर रही है ना। फिर मॉनिटरिंग की अगर आप बात करते हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो, या सॉरी, जो सिविल सोसाइटी ग्रुप है, मॉनिटरिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, वो क्या कर रहे हैं, चेक रख रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे चेंज आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, सिविल सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए बहुत अच्छा बेसिस होता है, ठीक है, डिस्कशन करेंगे, वो जो सॉफ्ट पावर की बात, पब्लिक टू पब्लिक डिस्कशन की बात, वो सारी चीजें इसमें होती है, ठीक है ना। जैसे सेंटर फॉर डायलॉग एंड एक वो है ना, रिकंसिलिएशन वर्क, कि कोई भी इश्यूज हो रहे हैं, देखो अगर लड़ाई हो रही है कोई बड़े ग्रुप्स में, कौन है उसमें इन्वॉल्व, लोग हैं उसमें इन्वॉल्व, लोग हैं इन्वॉल्व, तो भाई उनके जो लीडर्स होते हैं आपस में डिस्कशंस करते हैं, सोल्यूशन आते हैं। यहाँ भी जब मतलब शिमला में इशू हुआ था, तो वहां पर क्या है ना, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में इशू हुआ, बोल क्या रहे थे भाई, मस्जिद इलीगल बनी हुई है, ठीक है, तो मस्जिद वालों ने क्या बोला कि जितनी इलीगल बनी है बता दो जी, तोड़ देंगे, हो गया काम खत्म, बिकॉज इट इज अ लीगल इशू, बिल्डिंग का इशू है भाई। जैसे राम मंदिर है, लोग ठीक है एक अलग तरीके से देख रहे हैं, बट जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखा तो उसको कैसे देखा है, इट्स अ लैंड डिस्प्यूट इशू। जब तुम लोग सेलेक्ट हो गए, तुमने भी तो उसको देखो ना, लॉफुली देखना है ना यार चीजों को, क्योंकि सब सिटीजन है भाई। देखो राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जिसने जो रिलीजन मानना है मानो, देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप सिटीजन हो, ठीक है। और बाकी आपकी मर्जी, फ्रीडम है, आपने जो मानना है आप मानो, ठीक है ना। फिर तो इस तरह की बातें यहाँ पर सिविल सोसाइटी क्या क्या चीजें कर सकती है, इस पे बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेन रिकमेंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन एथिक्स इन गवर्नेंस इन इंडिया, ठीक है, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें ऐसा है कि मतलब देखो पढ़ा हुआ था, घर से पढ़ के गए हैं, छाप के आना था। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, ये रिपोर्ट्स देता है हर एक एस्पेक्ट में, जो वही रिफॉर्म के लिए जो बातें होती है, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, मिनिस्टर, लेजिस्लेचर, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये ना रिपोर्ट निकलती है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, फर्स्ट निकली है फिर सेकंड निकली है, तो हर एक एरिया में इन्होंने रिफॉर्म सजेस्ट करे हैं। जैसे इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की बात करी थी कि सब लोग जैसे मिनिस्टर्स वगैरह रहेंगे तो गिफ्ट्स वगैरह एक्सेप्ट करने की भी गाइडलाइंस है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट कुछ लोगों को रिस्ट्रिक्शंस होती है, ठीक है ना, कि कुछ जॉब्स में आप एक जॉब करने के बाद आप कुछ तरीके के काम, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज है,
बहुत चीजों में इमीडिएटली, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जैसे चीफ जस्टिस या और जजेस होते हैं, 2 साल तक का कूलिंग पीरियड कहा जाता है, और कुछ ही जॉब्स में उनको लगाया जा सकता है। री एम्प्लॉयमेंट नहीं, जहाँ कैग है, कैग की री एम्प्लॉयमेंट क्वेश्चनेबल होती है कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो कैसा काम कर रहा है, अकाउंट्स देख रहा है, नहीं तो पता है क्या होगा, फिर वो बात होती है ना, मान लो आप एक ऐसी पोस्ट पे हो और फिर वो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट कोई दे दे, कि बोलते हैं, क्या आजा आजा फोटो खिंचाता हूँ, है ना, बढ़िया कपड़े पहन के आया, वैसे ही कि आजा आजा तेरे को बेनिफिट देता हूँ, है ना, कि भाई मेरा केस है, जज को बोलो, जज साहब आप होने वाले हो रिटायर, ठीक है, हमारा केस करा दो, आपको गवर्नर बना देंगे। छोटा मोटा बिल्डिंग के पीछे थोड़ी जाएगा, वो गवर्नर बना देंगे भाई। गवर्नर राजा है भाई एक, है ना, घर मिलेगा, सारी चीजें अच्छी मिलेगी, क्योंकि पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट दे देंगे सर, आ जाओ, ठीक है ना। एक्चुअली मेरे मुंह से ना गलत बात निकल गई, क्योंकि जो गवर्नर की हम अगर बात करें ना, गवर्नर की जो पोस्ट है, उस पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है। ये एक लीगल लकूना है, मतलब और कुछ पोस्ट लगा दो। एक्चुअली कहते हैं गवर्नर की पोस्ट कई जगह पर, गवर्नर पोस्ट इज नॉट कंसिडर्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि कुछ लोगों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दिया जा सकता है, बट गवर्नर को उसमें एक एक्सेप्शन की तरह देखा जाता है, जिसमें ये कहना कि कुछ लोगों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया जा सकता। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन क्या कहता है कि कोड ऑफ कंडक्ट है कुछ इसके लिए। फिर इंस्टीट्यूशन है, जैसे इन्फोर्समेंट, सीवीसी, लोकपाल, लोकायुक्ता, इसको बनाने की बात इन्होंने कही थी, नहीं कंप्लेंट्स, और इसमें इवन की पब्लिक फंक्शनरी के अगेंस्ट भी कंप्लेंट्स लिए, कितना इशू रहा। प्राइम मिनिस्टर को लोकपाल के अंडर लाने के लिए कितनी डिस्कशन हुई है। लोकपाल लोकायुक्ता ना अगर देखा जाए बहुत बड़ी चीज है ना। जब वो वहां डिस्कस हो रहा था पार्लियामेंट में, है ना, हमारे एक एमपी है, उन्होंने सीधा सीधा बोला था, अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, फांसी का फंदा है ये, तुम खुद ही लटक जाओगे। क्लियर। एक्चुअली पार्लियामेंट में आप कुछ भी बोलो ना, उसके लिए आपके अगेंस्ट कोई कुछ किया नहीं जा सकता। पार्लियामेंट में अगर तुमने ये बोल दिया ना कि हाँ मैंने पैसे लिए हैं, तो इसलिए कोई आपके ऊपर केस नहीं कर सकता कि आपने पार्लियामेंट में बोला, फ्रीडम है ना वहां पर। वो इसलिए रखा गया ताकि आदमी फ्रीली जो बोलना चाहे बोल सकता है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशन सीवीसी वगैरह, सीवीसी है, इसको रेकमेंड करने की, बनाने की बात भी इन्होंने कही थी ना, इसको रेकमेंड किया था। जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो वहां पर एक मैंडेटरी डिस्क्लोजर की इन्होंने बात करी थी कि मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स होने चाहिए, सिविल सर्वेंट्स है ना, अगर कोई अवार्ड दे रहे, कॉन्ट्रैक्ट दे रहे, उसमें डिस्क्लोजर प्रॉपर होना चाहिए। और हाँ, कहीं ना कहीं आरटीआई में वो चीजें फिर बहुत अच्छे से इवॉल्व होके आई हुई है ना। पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स पे इन्होंने बहुत, मतलब अगर एक है ना, बहुत इस पे डिस्कशन भी हुआ है, और ना कि कूलिंग पीरियड का ही इन्होंने लॉजिक दिए थे कि भाई कूलिंग पीरियड्स होने चाहिए, है ना। फिर अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में, गवर्नेंस में, इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी बहुत बात करी है। ठीक है, इलेक्शन है, इसमें हमारे रिफॉर्म्स होने चाहिए, है ना। एआरसी रिकमेंड करता है कि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो ये रिफॉर्म्स रहेंगे इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। क्रिमिनल्स को डिस्क्वालीफाई करने की बात करी हुई है, क्योंकि क्रिमिनल्स को मत करो अलाउ इलेक्शन में, ठीक है ना। तो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात हो रही है। सिटीजन चार्टर की बात इन्होंने करी। सिटीजन चार्टर में क्या होता है, जैसे मान लो कोई है ना, क्या फैसिलिटीज दी जा रही है ना, ये बात बताई होती है। सिटीजन चार्टर लगे होते हैं कुछ जगह पर, सिटीजन चार्टर हर जगह होता है। पोस्ट ऑफिस में जाओगे, बैंक में जाओगे, कहीं दूर एक डब बोर्ड लगा होता है। ये तो वही बात है ना, हमारे यहाँ पता है क्या होता है, देखो एक बोर्ड हर, देखो कंपलसरी है, जहाँ सर्विस दी जा रही है वहां ये कंपलसरी है लगाना कि यहाँ क्या सर्विस दी जाती है, कौन देता है, कितने टाइम में वो सर्विस मिलेगी, और अगर नहीं मिलती है इतने टाइम में तो किसको कंप्लेंट करनी है। सर्विसेज जहां भी मिल रही है वहां सिटीजन चार्टर लगा होता है। फिर कष्ट क्या होता है, दिखता क्यों नहीं है। कभी तुम जाओ, मैं जैसे ढूंढता हूँ, देखो वही ना, पढ़े लिखे का वो बात होती है कि आदमी कोशिश करता है। अब जैसे हम, मैं जाता हूँ तो मैं ढूंढता हूँ सिटीजन चार्टर कहाँ है, तो कभी मेरे को दरवाजे के पीछे मिलता है। पता है क्या, अब जैसे मान लो दरवाजा है, अब दरवाजा है वो लगा है तो उसके पीछे सिटीजन चार्टर लगा है। अब दरवाजा जब खुलेगा, जैसे हमने अपने घर में कपड़े कहाँ टांगे होते हैं, दरवाजे के पीछे खूंटी होती है, उसमें कपड़े टांगे होते हैं, क्यों, जब कोई बाहर से आएगा वो दरवाजे से खुल जाएगा, दीवार के साथ लग जाएगा, दिखेगा नहीं वो, जब वो आएगा उसको सफाई दिखेगी। तो वैसे ही कई लोगों ने सिटीजन चार्टर कहाँ टांगा होता है, दरवाजे के पीछे, या कहाँ लगाया होता है, बंदा यहाँ सर्विस दे रहा है वहां पीछे दीवार में सिटीजन चार्टर लगाया हुआ, दिखेगा नहीं। ठीक है, बट हाँ, सिटीजन चार्टर के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कहता है, ठीक है, और सिटीजन सेंट्रिक की एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा होता है। ठीक है, कि डिटेल्स जितनी भी आप जो भी सर्विसेज दे रहे हो वो प्रॉपरली पब्लिश होनी चाहिए। ग्रीवेंस रिड्रेसल को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बहुत पर्टिकुलर है, कि लोग हैं
ठीक है, इवन मीडिया है, एजुकेशन ट्रेनिंग की ये बात करते हैं। ठीक है, जो भी सोसाइटी के एरिया, गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए आदमी को स्ट्रांग करना पड़ेगा ना, तो फिर लोगों की एजुकेशन, लोगों की अवेयरनेस, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर, एक एथिकल कंपिटेंस कैसे डेवलप की जाए जो फंक्शनरीज हैं उनकी। और जैसे गवर्नेंस में इन्होंने इवन मीडिया के लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, इसके बारे में बात की। जर्नलिस्ट है क्योंकि वो भी एक गवर्नेंस का पार्ट है ना। मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये ऑफिशियल पिलर है, बट एक और पिलर है जिस पर डेमोक्रेसी चलती है, वो जर्नलिज्म, मीडिया है। ठीक है, अगर आपको बात ही पता नहीं होगी तो कैसे आप उस पर डिस्कशन करोगे, डिबेट करोगे। ठीक है, बस ये बात है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, सीधी सीधी बातें लिखनी है, घर से पढ़ के जाते हैं हम रिफॉर्म्स, तो वो छाप के आने थे। ठीक है, इसके अलावा एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी। देखो, पब्लिक सर्विस डिलीवरी शब्द ऊपर दिया था ना, है क्या? पब्लिक को सर्विस डिलीवर करने के लिए, उसको इफेक्टिव करने के लिए हिमाचल सरकार क्या कर रही है। ठीक है, सिलेबस में ही हमारे अलग से एक टॉपिक है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। ठीक है ना, तो उसमें पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 में आया था, इसमें हर बार कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं। जैसे पीछे सॉइल टेस्टिंग को इसमें ऐड किया था। ठीक है, कि सर्विसेज है, उसको पब्लिक सर्विस गारंटी की, जो सर्विस उसको दे रहे हैं उसकी गारंटी, उसके बेनिफिट्स, ठीक है, उसकी डिस्कशन यहाँ पर होती है। तो इस तरह तो हिमाचल में ऐसा क्या कर रहे हैं, जैसे अभी गवर्नेंस की बात हमने करी ना, तो हिमाचल में ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे गवर्नेंस अच्छी हो रही है। जैसे पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में दिया होता है भाई, हाँ कौन कौन सी सर्विस इसके अंडर है, और फिर वही कि इसके नहीं हो रही है तो कंप्लेंट हो सकती है, उसका क्या सिस्टम है, फर्स्ट सेकंड, एक बार बंदे को नहीं, यहाँ कंप्लेंट हो सकती है, वो नहीं करता तो उसको। इवन आरटीआई में भी ऐसा होता है, अगर आपने कंप्लेंट कर दी, पहले ने नहीं सुनी तो उसका फिर इतने टाइम में अगर उसने नहीं सुनी तो फिर आप नेक्स्ट हेड के पास जा सकते हो, या ऑटोमेटिकली उसके पास चल जाएगी, आप सेकंड उस पर जाओगे, वो नहीं तो थर्ड जाओगे। ऐसा थोड़ी कि नहीं सुनी तो बस ठीक है, चल रहा है, चलने दो, आया राम गया राम, ऐसा नहीं है। सिस्टम, वही अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं इसको ना। फिर अगर हम बात करें जैसे कि कूलिंग ऑफ पीरियड्स, जैसे अपॉइंटमेंट वगैरह की हम बात कर रहे होते हैं ना, तो ये वाले डायमेंशन यहाँ पर हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, एक पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट हो गया। फिर देखो, इंटरनेट के आने से हम कितनी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ई समाधान है। ई समाधान एक हमारी स्टेट में पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है। ठीक है, ये डेवलप किया गया। तो ई समाधान का मेन काम क्या है कि लोगों को मतलब ग्रीवियंस रिड्रेसल किया जा सके। ऑनलाइन है, चीजें डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, एसएमएस के थ्रू आप कर दो, आप कंप्लेंट करो, बाकी चीजें तो इजी है। तो क्या इससे हमारी पब्लिक सर्विस, पब्लिक को जो सर्विस देनी है, ठीक है, यहाँ क्या है, सार्वजनिक सेवा, ठीक है, वो लोगों तक पहुंचानी है, तो इसके बारे में हमने बातें करनी है। ई समाधान हो गया। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल देखा है ऑनलाइन, आपको कोई भी बेनिफिट चाहिए हो, सब मतलब ई डिस्ट्रिक्ट पे सारी चीजें अवेलेबल होती है ऑनलाइन। ठीक है, पोर्टल बनाया हुआ है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, उसमें डिस्कशन हो रहा होता है कि जैसे मान लीजिए आपको पानी का कनेक्शन चाहिए, आपको बिजली का कनेक्शन चाहिए, आपने कूड़े का कनेक्शन लेना है, आपने बिल पे करना है, ई डिस्ट्रिक्ट सब अवेलेबल है। तुमने खुदाई करी और उसका सामान डंप करके आना है, उसकी परमिशन ले सकते हो। बहुत यार, देखो, अगर तुम लोग सारे, इतने सारे लोग यहाँ बैठ रहे हो, और अगर 50% लोग भी ऐसे नहीं कर रहे, ई डिस्ट्रिक्ट देखा है, सुना है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, देखो हो सकता है जो नए बच्चे बैठे हैं उनको नहीं पता होगा ई डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कि पढ़ाया नहीं है, चलो वो बात एक अलग है, बट बिना पढ़ाई भी क्या पता नहीं होना चाहिए। यार तुम हिमाचल में, ई डिस्ट्रिक्ट में नहीं पता तुमको, कैसे कोई भी सर्विस चाहिए सब कुछ कर लो, सर्टिफिकेट लगा चाहिए मांग लो इनसे। हिमस्वयन है हमारा, ऑनलाइन सिस्टम है हिमस्वयन का, हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, ऑफिसेज है वो सारे कनेक्टेड है, फाइल्स वगैरह, ताकि ब्यूरोक्रेसी कम हो। ठीक है, भाई कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही है हमारी स्टेट, सिंगल विंडो क्लियरेंस कर रहे हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या है, क्या कोशिश की जा रही है कि गवर्नेंस हिमाचल प्रदेश में अच्छे से हो। ठीक है ना, गवर्नमेंट ज्यादा अच्छे से लोगों को सर्विस डिलीवर कर पाए, ये है। बाकी हाँ, ये एक अच्छा टॉपिक है, ये ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कहीं ना कहीं लोकल, देखो लोकल सेल्फ गवर्नेंस तो चलो एक क्वेश्चन आ ही गया है, जैसे हम पंचायत वाला जो क्वेश्चन देखा, बट हाँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं ना, इसमें रोल ऑफ डीसी, इस पे जनरली कई बार क्वेश्चन आता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। हाँ, इस बार थोड़ा इन्होंने अवॉइड कर दिया था, बट हाँ, ये प्रोमिनेंट रहा है टॉपिक इस बार।
डीसी ये चेंजिंग रोल पे प्रश्न नहीं बना। ये काफी प्रोमिनेंट क्वेश्चन रहता है कि ओवर द पीरियड इनका रोल कैसे चेंज हुआ है, इसको समझना। ठीक है, चलो इस बार क्वेश्चन नहीं है, अगली बार आ जाएगा। ठीक है, चलो ऐसा भी कर लेते हैं कि ना देखो मैंने कहा है अगली बार क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगली बार आ गया तो फिर इसे कट कर देंगे इस वाले पोर्शन को और लोगों को दिखा के, देखो सर ने पिछली बार बता दिया था ये क्वेश्चन आएगा। है, नहीं आया तो फिर नहीं दिखाएंगे। ठीक है ना, फिर किसको याद रहेगा। चलो, रोल ऑफ एनजीओ, बट हाँ ये प्रोमिनेंट है, चेंजिंग रोल है, इस पे क्वेश्चन आता है। बाकी देखो जैसे एनजीओ एसएचजी है, तो ये भी ऐसी बात है कि रमन सर ने बोला था क्वेश्चन आएगा, आ गया, रमन सर ने कराया। देखो दो तो टॉपिक यार, एक एनजीओ एक एसएचजी है, या तो एनजीओ पे क्वेश्चन आता है एसएचजी पे क्वेश्चन आता है, तो इस बार आया हुआ है। और बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, क्या है, रोल ऑफ एनजीओ इज वेरिड एंड मैनीफोल्ड। ये तो ऐसा जो घर से पढ़ के गया था, है ना, छाप के आया है। टेस्ट सीरीज में भी मतलब कई बार पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है, मैंने एसएचजी भी पूछा था, मैं मतलब गेम ऐसे ही खेलता हूँ, मेरे को पता था इन दो में से एक आएगा, तो एक आ गया। फिर ऐसे ही रमन सर ने अगले साल के लिए क्या कहा है, एसएचजी आएगा। ठीक है, वही है, टॉपिक्स है। अगर आपको पता है कि मतलब क्या टॉपिक है जो रेकरेंट है, तो मतलब वो आने ही है। अब जैसे एनजीओ की हम बात करते हैं ना, यहाँ पर क्या, रोल ऑफ एनजीओ इज वेरिड एंड मैनीफोल्ड। हाँ देखो इनमें पता है क्या होता है, ब्यूटी क्या रहती है, जो भी रिसेंट चल रहा है वो लिखो। आजकल कौन सी एनजीओ चल रही है उसके बारे में लिखो, कोई एग्जांपल है। बातें तो वही है कि एनजीओ क्या कह रहा है, एनजीओ का काम क्या है भाई, एनजीओ एडवोकेसी करता है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल, जो गरीबों का आवाज है उसको सामने पहुंचाता है। देखो एनजीओ इज नॉट समबडी हु इज वर्किंग इन दी गवर्नमेंट, है ना, इट इज पैरेलल टू दी गवर्नमेंट, रादर वो प्रेशर ग्रुप की तरह भी काम करता है या फैसिलिटेट भी करता है, गवर्नमेंट को हेल्प भी करता है, या कई बार गवर्नमेंट को कि सर ठीक से काम करो नहीं तो हम इनकलाब जिंदाबाद कर देंगे। ठीक है, ये वाली बात है। तो देखो बातें वही है कि एडवोकेसी करेगा, ठीक है, जो गरीब लोगों के बीच में अवेयर, अगर कोई दिक्कत आ रही है अवेयरनेस फैलाएगा लोगों के बीच में, क्योंकि ये भी तो कई बार बताना पड़ता है तुम्हें दिक्कत है। जैसे मैं अगर कोई नहीं पढ़ रहा तो बताऊं भाई तेरे को हवा लग गई है, समझ इस बात को, अवेयरनेस। ठीक है, फिर एडवोकेसी पढ़ ले। ठीक है, तो वैसे ही ये अवेयरनेस एंड एडवोकेसी वाली बात है ना। एमनेस्टी इंटरनेशनल है ना, ह्यूमन राइट्स के लिए कितना काम कर रही है। ठीक है ना, एनजीओ है। वैसे ही आप देख लो, जैसे लोगों को एजुकेट करना, है ना, और ग्रीन पीस है। ठीक है ना, ये जो भी क्लाइमेट के इश्यूज है उसके बारे में लोगों को कितना अवेयर कर रहे हैं, और जहां पर गड़बड़े हो रही है उसको सरकार के सामने ला भी रहे हैं। ठीक है, लोगों को पनिशमेंट दिलाने की बात भी कर रहे हैं। सर्विस डिलीवरी की बात होती है, आप देखो एनजीओ कितनी जगह पर जाके लोगों को सर्विसेज दे रही है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, जब भी इश्यूज होते हैं तो इनकी एनजीओ डॉक्टर्स पहुंचाती है, जहां भी डिजास्टर हो रहा है पहुंच जाते हैं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, नाम ही ऐसा है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, कितना अच्छा नाम है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई एनजीओ, बहुत अच्छा काम कर रही है। ग्रामीण बैंक देख लो आपका, जो बांग्लादेश में बना था, ठीक है, इट स्टार्टेड लाइक एन एनजीओ, कितना अच्छा काम किया ग्रामीण बैंक ने। ठीक है ना, और एक लोगों के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये। कम तो कहीं ना कहीं सर्विस डिलीवरी में लोगों को एम्पावर करना, या लोगों को एसेंशियल सर्विसेज देना। ठीक है, ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है कि देखो हर बार पड़े होते हैं, जैसे मॉनिटरिंग अकाउंटेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट की सर्विस काम भी ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इसके लिए बहुत एनजीओ है वो लगी हुई है। ठीक है ना, सर्विसेज ठीक से प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। इसमें ह्यूमन राइट्स वॉच ये मॉनिटर करता है कि भी ह्यूमन राइट्स ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है। कॉरपोरेट की जो प्रैक्टिसेस है वो ठीक है कि नहीं है ना, उनको भी चेक करना। कुछ कुछ टाइम पे फेयर लेबर एसोसिएशन है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स जिनको यूज किया जा सकता है। कोई नई इनोवेटिव एक्सपेरिमेंटल चीज कोई हो उसको एनजीओ अप्लाई करते हैं। जैसे एक वो था, क्या बोलते हैं ना, एक बेयर फुट कॉलेज ट्रेन है, अगर आपने सुना बेयर फुट, क्या नंगे पैर, मतलब जो ऐसे गरीब इतने जो बेयर फुट, तो उसमें क्या हो रहा है, कॉलेज ट्रेन है विमेन की, जो रूरल कम्युनिटीज में विमेन की, उनको जा जाके उनको सिखाते हैं पढ़ाते हैं और फिर पेपर्स दिला रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप में सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी एनजीओज हैं, है ना। अशोका है, अशोका जैसे हम इसको देखते हैं ना, ये एक ना एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप है, जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको प्रमोट कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, फिर अगर हम इस चीज को देखिए, जैसे हमने ये सिविल सोसाइटी इन गवर्नेंस वाली जो बात है, देखो ये सिविल सोसाइटी लोग ही तो हैं, है ना, यही एनजीओ में होते हैं, यही सेल्फ हेल्प ग्रुप में होते हैं। ठीक है, इस पे भी सिविल सोसाइटी पे तो क्वेश्चन आ ही गया। तो एनजीओ में हम क्या कह रहे हैं, सिविल सोसाइटी की अवेयरनेस। ठीक है ना, एक तो कम्युनिटीज को स्ट्रॉन्ग करता है एनजीओ, अलग अलग कम्युनिटीज है उनके इश्यूज को आगे ला, मेधा पाटकर है, देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या कर रहे हैं। ठीक है, कुडानकुलम के अगेंस्ट लोग खड़े हो गए थे,
यही छोड़ो, बल बचाओ आंदोलन, बल बचाने के लिए लोग इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है ना, एनजीओज है उसमें हेल्प करती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या करती है कि कितना करप्शन है पूरे, मतलब किस कंट्री में कितना करप्शन हो रहा है उसके ऊपर एक चेक कर रही है। तो भाई एनजीओ का रोल वेरिड है, आपने बस ये बताना था। तो और ये जो टॉपिक है ये ऐसा है, मतलब बहुत ही स्टैटिक टॉपिक है यार, जैसे मैं एक एक करके टॉपिक बता रहा हूँ, बस यही बोलना था। बस इसमें एग्जाम्पल आप जोड़ो जो भी रिसेंट है, तो वही हर बच्चे एग्जाम्पल अलग होता है, वो बिल्कुल नया होता है क्योंकि हर साल एग्जाम्पल नए आते हैं, ठीक है, बट वो जो फैक्ट्स थे वो तो बिल्कुल सेम ही थे। और वही है ना, सर ने क्या कहा है, अगले साल क्या क्वेश्चन आएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप आएगा, है ना। इस साल का तो चलो, एक होता था कि ऐसे लोग वीडियो बनाते थे कि मैं बता रहा हूँ कि मेरे उसमें आया था, हम ऐसी वीडियो बनाते हो कि मैं बता रहा हूँ ये आएगा, ठीक है, क्या क्या बोल दिया हमने डिस्ट्रिक्ट वाला। नहीं है मुश्किल यार पेपर, ये ना लोगों ने ना बहुत ही सीरियस वो बना दिया फिर, बहुत ही आसान है, और आंसर्स भी बहुत आसान है, मतलब गप्पे मार रहे हैं हम, देखो हो रहा है, क्या दिक्कत है। अब देखो बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट, अब इसमें बॉडीज क्या क्या, अब देखो डिस्कस हाउ एजेंडा ऑफ कास्ट सेंसस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ कंटेम्परेरी इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब तुमने जब पढ़ा भी नहीं है तो भी तुम लिख के आ सकते हो, ठीक है। एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात होती है ना, इवन आपका ये हिंदी में भी ऐसे जो आया था वो इसी के ऊपर था, वही है। बहुत बच्चे खुश हो गए थे कि भाई हिंदी में पहले दिन लिखा था ये ऐसे, और उसके बाद में ये एक क्वेश्चन की तरह भी आ गया है ना। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस क्या होता है, कास्ट सेंसस में क्या है कि एक सेंसस कर रहे हैं कि कौन सी कास्ट कितनी है, उनका नंबर क्या है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो एजेंडा है ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को कैसे इंपैक्ट करेगा। देखो क्वेश्चन क्या, अब स्पेसिफिक है, ठीक है, हम पढ़ के गए होंगे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कि उसमें क्या क्या बताएंगे, कास्ट है उससे क्या क्या चीजें पता लगी। तो क्वेश्चन क्या था कि ये कैसे कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स को इंपैक्ट कर सकता है, कैसे करेगा। अब जैसे वही ना, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स क्या बढ़ेंगी, क्या ज्यादा शार्प फोकस हो जब आपको पता है यहाँ पे इतनी कास्ट के इतने लोग हैं, इतनी कास्ट के इतने लोग हैं, तो उस हिसाब से पॉलिसी बनेगी, ठीक है ना। अब वही डिवाइडेड रूल है कि भाई साहब आप हमारे लोग हैं या आपकी जाति का हम ज्यादा ध्यान रखते हैं, दोनों ही बातें। तो हम आपके ज्यादा सगे हैं इसलिए वोट हमें दें, क्या है ये, है ना, पॉलिटिसाइजेशन, है ना। ज्यादा फोकस कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बढ़ेगी, जिसे सब माना जाता है, जैसे समाजवादी पार्टी है या बीएसपी हम कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी। तो कहीं ना कहीं इन पार्टीज का फोकस एरिया जो होगा वो ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा, है ना, कास्ट बेस्ड से। कहीं ना कहीं रिजर्वेशन की डिमांड क्या बढ़ेगी, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि भाई कंसेंसस से फर्क क्या पड़ेगा, तो क्या डिमांड बढ़ेगी, हो सकता है ना, या और कास्ट के लिए भी डिमांड, तो रिजर्वेशन का एक फिर से वो जो बात है उठ जाएगी, है ना। तो एक ही हम नेगेटिव बात करें, एक पॉजिटिव कर देते हैं कि पॉलिसी मेकिंग फिर बेटर होगी, जब आपको दिख रहा है तो एक बेटर टारगेटिंग हो सकती है ना। देखो पॉलिसी तब बनती है ना जब पता लगता है कि ये लोग हैं। अब जैसे हम बात करें तो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन आई, वो छोड़ोगे सही है कि गलत है, बनाई क्यों, या ये डिस्कस कब हुआ, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, तब पता लगा ना यार सच में ओबीसी की क्या हालत है, एक्चुअल में कितने लोगों को इशू है। नहीं तो क्या था कि भाई जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट को दिक्कत है, शेड्यूल कास्ट को क्या है भाई छूते नहीं है, है ना, इस तरीके का एक अलग से उनके अगेंस्ट हम कहें ओस्ट्रासाइजेशन हो रही है, या उनको गर्हित माना जा रहा है या कुछ भी। दूसरा एस्पेक्ट हम कहें ओबीसी का पता ही नहीं था, जब सेंसस हुआ तब रियलाइज हुआ ना कि यार ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। और सच में ये लोग, उनका जब आता है ना डाटा कि कितने बीपीएल है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है उस हिसाब से फिर पॉलिसी बनी। हाँ रिजर्वेशन मिली है, वो मैं मानता हूं, बट उसका बेसिस है ना, ऐसे हवा में थोड़ी मिल गई, पहले इंफॉर्मेशन चाहिए। और क्या इससे मॉनिटरिंग अकाउंटेबिलिटी में फर्क पड़ेगा, जैसे गवर्नमेंट को क्या ज्यादा अकाउंटेबल बनाया जा सकता है, जैसे ह्यूमन वॉच मॉनिटर्स होते हैं, ठीक है ना, ह्यूमन राइट अब्यूजेस जितने भी हो रहे हैं उसको भी चेक लग सकता है, क्योंकि अब्यूज होते हैं। आप देखो कास्ट बेस्ड अब्यूज हो रहे हैं, एक बच्चा था वो घोड़े पे बैठ के बारात ले गया, पढ़ा लिखा बच्चा, ठीक है ना, घोड़े पे बैठ के बारात ले गया, पीट दिया उसको हायर कास्ट वालों ने, कैसे ले गया, खाप पंचायत, लोग अपनी बेटी को मार देते हैं, घर की इज्जत, लोअर कास्ट में शादी करी मार दो, क्या होगा, कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। इवन कॉर्पोरेट की जो प्रैक्टिसेस है, एनजीओ वगैरह वो चेक कर सकती है, जैसे अभी फेयर लेबर एसोसिएशन की हमने बात करी है, ठीक है ना।
तो ये चीजें हो सकती है, ये चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जब हम एक बेसिस की बात करें कि कास्ट सेंसस होने से फायदे क्या क्या है ना, जितनी भी स्कीम्स अभी है उनका इम्पैक्ट कैसा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो सोशियो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में क्या ये डिस्कशन ज्यादा होंगी अगर कास्ट सेंसस होता है, ठीक है ना। जब आपके पास डाटा है तब तो आप बात करोगे, ठीक है। तो ये हम कह रहे हैं अवेयरनेस ज्यादा बढ़ जाएगी सोसाइटी में, है ना। पावर स्ट्रक्चर्स में उनकी प्रेजेंस की, जैसे मैं ये बात कह रहा था कि भाई इतने परसेंट राजपूत है, किस बेसिस पे हो रहा है, ठीक है, डाटा है, डाटा के बेसिस पे बोल रहे हैं ना। वैसे ही मैं अगर यहाँ पर बात करूं जैसे कास्ट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट, हमें समझ आ रहा है कि जो लोग हैं, अब हम अगर हमें आइडेंटिफाई हो गए, फिर हम ये भी ना किस इनकम ग्रुप में है वो लोग, तो सच में क्या हालत है, उनकी चैलेंजेस क्या है, उनके कंसर्न्स क्या है, उस हिसाब से पॉलिसी मेकिंग होगी। और ये सब पॉलिटिक्स से जुड़ेगा ना, ठीक है ना, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग कहाँ से होती है, पॉलिटिक्स से होती है, ठीक है। उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ सकती है ना। पॉलिटिक्स में भी फिर उनको पावर स्ट्रक्चर्स में भी कहीं ना कहीं भाई ये जो पॉलिसी बना रहे हैं उसमें भी ये लोग ज्यादा होने चाहिए, ये चीज आएगी। बट हाँ, कहीं ना कहीं वो है, वही पॉजिटिव भी बोलना है नेगेटिव भी बोलना है, कास्ट बेस्ड सेंसस के फायदे नुकसान। और क्या ये कोई भी लिख सकता था, अभी भी लिख सकते हो अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है, तो इतना टफ नहीं होता। डिस्क्राइब द वेरियस एफर्ट विच हैव बीन मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। देखो भाई ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सरकार की जितनी भी पॉलिसीज है, ठीक है। इंडिया लिखा है, इंडिया में हिमाचल भी आता है, जब इकोनॉमिक सर्वे में हिमाचल पढ़ा हो, उसमें हिमाचल ने, अब देखो क्या क्या सोचना शुरू करो भाई, बच्चों के लिए एजुकेशन में क्या किया, बच्चों के लिए हेल्थ में क्या किया, है ना, बच्चों के राइट्स के लिए क्या कर रहे हैं, फिजिकल मेंटल हेल्थ, स्पोर्ट्स के लिए क्या कर रहे हैं, क्या वो सारी चीजें जुड़ जाएंगी इसमें, जितने भी स्कॉलरशिप्स है वो सब आ जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी डायमेंशन में आपको दिख रहा है उनको यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और खेलो इंडिया भी आ जाएगा इसमें, क्यों नहीं भाई, खेलना भी तो एक पार्ट है, वो भी तो एक पॉलिसी की एफर्ट ही तो है वेलफेयर के लिए। हेल्थ के वैक्सीनेशन हो रही है भाई, वैक्सीनेशन भी तो एक हेल्थ में हम देखें एक बड़ा रोल है, बच्चों की मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ, इसके लिए हम काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें आ सकती है। तो सरकार की जितनी पॉलिसीज नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, स्टेट की भी बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, जो इन्होंने पूछा। फिर अगर हम बात, तो यहाँ वही था एक्चुअली, क्या है ना, इसमें क्या क्या चीजें होती है, तीन एस्पेक्ट्स होते हैं इसमें। अगर इसमें देखोगे ना एस्पेक्ट में क्या कह रहा हूँ कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन, माइनॉरिटी, बैकवर्ड क्लास, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, देखो सब में से एक बारी क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। जैसे इस बार क्या आ गया, कास्ट पे क्वेश्चन आ गया, तो अगले साल किस पे आएगा, ट्राइब पे आएगा। चलो छोड़ो, मैं उससे अगले साल का बताता हूँ, अगले उससे अगले साल डिफरेंटली एबल्ड पे आएगा। मतलब हर साल इनमें से किसी एक पे आना है, विमेन, चिल्ड्रन, है ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, डिसेबल्ड, इतना ही है। तो इतना पढ़ के इनकी स्कीमें पढ़ के जानी है, इनमें से किसी ना किसी की स्कीम आनी है, तो हम अगले 5 साल के लिए बता देते हैं ठीक है, अगले 5 साल का पेपर आउट, तो ये है, ठीक है। मेन ये थीम्स है, इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। बाकी जैसे इसमें क्वालिटी, लाइवलीहुड, पॉवर्टी, सोशल इंक्लूसिवनेस पे क्वेश्चन। फिर ये गवर्नेंस की बात है, अब जैसे यहाँ देखो ना कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, सर्विस गारंटी पे था क्वेश्चन, तो ये वाली बातें जो भी यहाँ पढ़ी होती है वहां लिख सकते हो। गवर्नेंस हिमाचल की, तो जो गवर्नेंस की बात हो रही थी, ये वाली बातों के एग्जाम्पल वहां भी जुड़ सकते। आरटीआई की हमने बात करी थी, वहां जुड़ सकता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स फॉर इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या क्या रिफॉर्म्स, वो इंडिया के लेवल पे था भाई, हिमाचल वाले एग्जाम्पल भी तो चले जाएंगे, ठीक है। तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ, सारा पेपर आउट था, और वो हर साल होता है, ठीक है। यही चीज तो पूछ रहे हैं यार। बाकी देखो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में एक तो पंचायत पे देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अभी तो 74th लिखा हो, 74th क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी, अर्बन एरिया, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ऑटोनॉमी ऑफ अर्बन बॉडीज इन पोस्ट 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज मियर अ होक्स। होक्स क्या होता है, धोखा, जिसको अंग्रेजी में नहीं भी पता था होक्स, मेरे दोस्तों हमेशा हिंदी वाला पढ़ लिया करो, कोई बेइज्जती नहीं होती पेपर में अगर समझ नहीं आ रहा है। फिर कोई कोई कई लोग होता है मैं इंग्लिश मीडियम का हूं, मैं इंग्लिश में आंसर लिखूंगा, ठीक है। पर अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, होक्स पढ़ लो कि वो होक्स इज धोखा, नहीं तो आपके साथ होक्स हो जाएगा ठीक है ना, आपके साथ धोखा हो जाएगा पेपर में, तो वो है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं,
सिंपल है भाई, हिमाचल प्रदेश में बताओ कि क्या क्या चीजें हो रही है। तो एक तो जैसे वही बात रहती है ना, जनरल पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे, अगर इसमें कहेंगे कि ऊपर भी था एक टॉपिक, डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंस अप टू लोकल लेवल एंड द चैलेंजेस देयर। ठीक है, क्या है टॉपिक कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर, शक्तियां, फिनेंस, सिलेबस में ही लिखा हुआ, बस वही बातें जो वहां पढ़ी होती है ना, उसमें हिमाचल के एग्जाम्पल लगा के लिखने थे, कोई बहुत अलग क्वेश्चन नहीं था ये। बस डाल दो एग्जाम कि क्या दिक्कत है जी, जी पावर की दिक्कत है। ठीक है, पावर की दिक्कत क्या है कि जी जो हमारा स्टेट है वो शक्तियां ही डिवॉल्व नहीं करता पंचायत को, काम ही नहीं हो, फिर क्या, जब उनके पास शक्ति नहीं है वो काम कैसे करेंगे। ठीक है ना, वो स्टेट लेवल पे ही करा देते हैं, ब्यूरोक्रेसी करा देती है, या जी पैरेलल इंस्टीट्यूशन है, पंचायत को भी काम दिया तो किसी और को भी दिया हुआ होता है, तो काम नहीं हो पा रहा जी। ठीक है, हम यहां पर फिनेंस की बात कर रहे हैं ना, जैसे एक मीटिंग हम कहते हैं फंड, फंक्शन, तीन का पंगे है, और ये बहुत जनरल बात है। पंचायत जब भी पढ़ रहे होते हम डिस्कस करते तो ये बस यही तो लिखना था, फंड, फंक्शन, फंक्शनरी। ठीक है, फंड क्या होता है, पैसा नहीं दे रहे हैं, अब वही बात है जी, स्टेट के पास वैसे ही पैसा नहीं होता है तो पंचायती राज को पैसे नहीं देते हैं। जब से जीएसटी आया है, जीएसटी में सेंटर के लिए पैसा डिवाइड होता है, स्टेट के लिए डिवाइड होता है, वो पंचायत के लिए तो है ही नहीं जीएसटी में कहीं अलग से बात। ठीक है, हो गया। वो हिमाचल में भी तो होगा, जब सेंट्रल लेवल पे पंचायत के लिए नहीं है पैसा, तो यहाँ हिमाचल में भी नहीं है पैसा तो लिख दो, है ना। फंक्शनरीज की बात हम अगर कहें तो फंड, फंक्शन, फंक्शन, काम करने वाले बंदे ही नहीं, देखो कौन कर रहा है पंचायत का काम, किसी और डिपार्टमेंट से बंदे को डाल के डाल दिया, क्या पंचायती राज का अलग से एक ऐसा डिपार्टमेंट और अलग से कैडर है, वो नहीं है, इस वजह से दिक्कत आ रही है जी। ठीक है, शहर से एक बंदे को गांव में डिप्यूट कर देते हैं, फिर वो क्या करता है, ट्यूसडे को जाता है, थर्सडे को शाम को आ जाता है। ठीक है, मंडे और फ्राइडे को वो नहीं होता है नहीं। कहाँ मिलते सरकारी बंदे मंडे और फ्राइडे को, मंडे दिन तक पहुंचता है बंदा। ठीक है, बस अटेंडेंस लगाने पहुंचेगा मंडे को शाम को, और थर्सडे या फ्राइडे सुबह निकल लेता है घर की तरफ। ठीक है, तुमने ऐसा ऐसा पंचायत सीरीज में देखा होगा, बट सच में भी तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है। फंक्शन तो यही बातें लिखनी है, फंड, फंक्शन, पैसा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, फिजिकल प्रूडेंस नहीं है, फिर जो, और इसमें जैसे हम बात करते हैं कि स्टेट फिनेंस कमीशन की रिपोर्ट है वो डिले हो जाती है, उसके बेसिस पे पैसा बनाता है, रिपोर्ट ही डिले होगी तो फिर पैसा भी डिले होएगा। अब हमारी रिपोर्ट क्यों डिले हो रही होती है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट डिलेड है, अब उसकी रिपोर्ट के बाद इसने बनानी है, तो वैसे ही जब तक पैसा आएगा तब तक वो नहीं होता कि बंदा चला गया जब तक पैसा आना था। पेंशन तब मिली जो पेंशन लेने वाला ही नहीं रहा, फिर एक और चीज की, वो तो चला गया अब, फिर और फिर से कष्ट। तो ये फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज है, इसका एक बेसिस, इसके इश्यूज है, वो डिस्कस करने थे। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के हम इश्यूज कहते हैं कि भाई है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में है, स्टेट गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ही पंचायत में बहुत है, अगर आप इस चीज को देखो ना। स्किल डेवलपमेंट, स्कॉलरशिप, बाहर से ये लोग है ना घुसते रहते हैं। मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन की बात करें, एग्जिस्टिंग स्कीम्स की प्रॉपर एक नहीं हो पा रहा है, डेलीगेशन प्रॉपर नहीं है ना, एक पॉलिटिकल डिस्क्लोजर नहीं है। अगर हम देखें ना कि जैसे अब हम इसको कहें ना कि जैसे एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स है ना, वो ऑलरेडी स्ट्रांग है पंचायत लेवल तक ना, इस वजह से ऑटोनॉमी नहीं मिल पा रही है। क्या पावर स्ट्रक्चर्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है ना, भले ही तुम वेमेन को, इवन ऐसा भी देखा गया है ना, जैसे कुछ एग्जांपल्स रहे हैं कि भाई लोअर कास्ट का बंदा था, बन तो वो पंच गया, बट जब हायर कास्ट का बंदा अंदर जा रहा है तो वो जमीन पे बैठा हुआ है कि उसके सामने पंच नीचे बैठ रहा है। ऐसे ऐसे बहुत इंस्टांसेस हुए हैं। अब ये सुनने में तुम लोगों को बड़ा ऐसा लग रहा है, ओहो ऐसा थोड़ी होता है आजकल, है ना। एक बात बताऊं, सती कब बैन हुई है तुम्हें पता है, हम आजाद कब हुए तुम्हें पता है, आजादी के बाद भी सती हुई है मेरे दोस्तों, और लोग अभी भी तैयार रहते हैं सती करने के लिए। चाइल्ड मैरिज, तुम्हें क्या लगता है बड़े पहले हुआ करती थी, अब तुम्हारी नहीं हो रही है अलग बात है चाइल्ड मैरिज, बट इसका मतलब क्या इंडिया में होती नहीं है चाइल्ड मैरिज, अभी भी होती है। अक्षय तीर्थ आ जाए, मतलब सबकी शादियां करा देते, मतलब बढ़िया मुहूर्त है करा दो शादी, मुहूर्त के चक्कर में छोटे छोटे बच्चे बच्चियों की शादियां करा देते हैं। स्टिल इट्स एन इशू। यहाँ बैठ के हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट इंडिया की रियलिटी यही है, और मेरे दोस्तों इनके बीच में आपने जाना है। जब हम चैलेंजेस की बात करें, भाई डाटा का चैलेंज है, डाटा की एक्यूरेसी एक चैलेंज है।
पंचायती राज की मीटिंग कहाँ होती है? कागज पे। अगर कोई गांव में है, एक बंदा होता है वो गांव में जा जाके कागज पे साइन कराता है सबके, कि सब लोग मीटिंग में आए थे। तुम कब गए अपनी पंचायत की मीटिंग में, मेरे को बताओ, कब हुई थी पंचायत की मीटिंग? और पंचायत के रजिस्टर में जाके देखना, ऐसा हुआ नहीं होगा कभी भी मिस हुई हो, हमेशा होती है। ठीक है, इवन ये भी लिखा होता है क्या डिस्कस हुआ। जो भी आपके गांव को फंड आ रहे हैं और चीजें आ रही है तो वो है, पर नहीं, लोगों को नहीं पता, क्यों डिस्कस नहीं हुआ। और जो डाटा आ रहा है उसकी रिलायबिलिटी पे इशू है। जैसे हम यहाँ कह रहे हैं ना, इट्स अ होक्स, क्यों है होक्स? रिलायबिलिटी पे एक इशू है। जो पोटेंशियल है, सोशल टेंशन का एक रहता है, पॉलिटिसाइजेशन का एक टेंशन रहता है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, बट एक और चीज है कि जब कोई अपने मुंह से बोल रहा है ना कि ये होक्स है, और वो कमेंट करने को बोल रहा है, तो ये जो मैंने जितनी बातें बोली ये एक ही डायमेंशन है। आप दूसरी डायमेंशन भी कवर करोगे। और दूसरी डायमेंशन क्या थी कि ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, बहुत काम हुआ है स्टेट में। अगर 50%, देखो 33 का अगर हमने 50% किया है विमेन के लिए, कुछ तो सोच के किया होगा, कुछ तो फायदा हुआ होगा तब किया है। अगर सारे में ही पंचायत पति बैठे हो तो हम क्या वो करें? अगर हमने वो चेंज नहीं देखा विमेन के आने से, जब दिख रहा है भाई एक विमेन बन रही है तो टॉयलेट बन रहे हैं, स्कूल में अच्छा काम हो रहा है, बच्चों की हेल्थ इंप्रूव कर रही है, उस स्कूल जो वहाँ के लोकल है उनका जो लेवल ऑफ रिजल्ट्स है वो इंप्रूव कर रहा है, जो न्यूट्रिशन लेवल है जो मिड डे मील में उनको मिल रहा है वो इंप्रूव कर रहा है, ऑटोमेटिकली लगता है कि भाई करना चाहिए। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें, बाकी हाँ, अगर इसको देखिए वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वो सारी चीजें हैं हमारे यहाँ पर ना, पार्टिसिपेशन अगर ऐसे कहेंगे। खासकर एक बात, जैसे यहाँ सॉरी, मतलब एक्चुअली मैं ना बार बार पंचायत शब्द यूज कर रहा हूँ, यहाँ मेरे को म्यूनिसिपैलिटी शब्द यूज करना चाहिए। ठीक है ना, म्यूनिसिपैलिटी है रादर, क्योंकि हम ये 74th है ना, यहाँ म्यूनिसिपैलिटी की बात होनी है। मेरे मुंह में एक्चुअली पंचायत चढ़ा हुआ है तो मैं पंचायत ही शब्द यूज कर रहा हूँ, बट ये 73rd इज पंचायती राज, 74th इज म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है ना? तो जब हम अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें तो उस डायमेंशन, यही बातें लिखनी है अर्बन लोकल बॉडीज की डायमेंशन में। ठीक है ना, यही बात है। अब जैसे मान लो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अर्बन एरिया में भी ज्यादा है, रादर अर्बन में ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आप पार्टिसिपेशन की बात करें, क्या लोग पार्टिसिपेट करते हैं अर्बन एरियाज में? तुम कब गए हो मोहल्ला मीटिंग्स में? अर्बन एरिया वालों को पता नहीं होता अपने मोहल्ले में रहता कौन है, मीटिंग में कौन जाएगा। 74 तो हम वही कह रहे हैं ना कि एक तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफी रहेगी, ठीक है, अर्बन एरिया में खास रहती है ना। कैपेसिटी अर्बन लोकल बॉडीज की वीक है, ब्यूरोक्रेसी की इन्वॉल्वमेंट रहती है, सिविल सर्वेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी की वजह से वो लोकल एकदम सेंट्रलाइजेशन ज्यादा हो जाती है, ये एक इशू है। ठीक है ना? और अर्बन एरिया में जैसे हम कह रहे हैं पॉलिटिकल तो है ही, लोकल जो इन्फ्लुएंस रहेगा लोगों का वो इतना नहीं होता। ठीक है ना, बट हाँ इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि वहां पर अर्बन एरिया में जो स्टेट की पॉलिटिक्स, वही बात है, शिमला है, शिमला म्यूनिसिपैलिटी भी है और शिमला एक हेडक्वार्टर भी है, तो दोनों चीजें देखो ना, तो यहाँ पर चीजों की पॉलिटिसाइजेशन ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना, और एक लोगों की लिमिटेड पार्टिसिपेशन है अर्बन एरिया में। एक तो लोगों को अवेयरनेस नहीं होता, दूसरा लोग वही टाइम बिजी आदमी लोग वो सारे, कम्युनिटी उस हिसाब से गांव में फिर भी कम्युनिटी डेवलप्ड होती है, अर्बन एरिया में कम्युनिटी डेवलप्ड नहीं। बाकी इसमें अब वही देखो, डिफरेंटली थीम वही है। अब ये हिमाचल वाली बात थी, हिमाचल का थीम चल रहे थे ना, हिमाचल का सिलेबस, तो वही क्या कह रहा हूँ, डिफरेंटली एबल्ड विमेन चिल्ड्रन, क्या होने वाला, SC ST विमेन चिल्ड्रन डिफरेंटली एबल्ड, इनमें से किसी एक पे प्रश्न आता है। फिर ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये तो ऐसी चीज है, तो फिर सारी चीजें मैंने क्लास में पढ़ाई थी, बड़ा क्लियर कट चीज है। ठीक है, इसमें और ऐसा सबको ही पता था ये आया है, बिम्स्टेक है ना। बिम्स्टेक क्यों इंपॉर्टेंट है अगर आप ऐसे देखोगे, है ना, इसमें बे ऑफ बंगाल रीजन है ना, वहां इंडिया के बे ऑफ, क्योंकि सार्क भी अभी थोड़ा सा वीकेंड रही है ऑर्गेनाइजेशन की तरह ना, मिल नहीं पा रहे सार्क, क्योंकि वही पाकिस्तान की वजह से इशू है, तो ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, है ना, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बे ऑफ बंगाल रीजन के आसपास जितनी भी कंट्रीज है, ठीक है, वो सब मिलके हम लोग, है ना, आपस में कोऑपरेशन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। तो बस इसमें क्या है, इंडिया का रोल इनकी डेवलपमेंट में, कोऑपरेशन में, रीजन में। अब वही जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक क्यों बनाई गई है, बिम्स्टेक के क्या काम है ना, और इंडिया में इसका रोल है ही, क्योंकि सबसे बड़ा इंडिया ही है इसमें। ठीक है ना, हमको वही इकोनॉमिक हो गया हमारा रोल, बाकी ठीक है कल्चरली भी लोग एक साथ आ रहे हैं। ठीक है ना,
सोशल टाइज कल्चरल टाइज तो रहेंगी, क्योंकि हम सब एक सोशो कल्चरल कनेक्टिविटी में है। बाकी हाँ, इकोनॉमिक एक डायमेंशन है, सिक्योरिटी एक डायमेंशन है ना, कनेक्टिविटी ट्रेड एक डायमेंशन है। तो ये सारी बातें इसमें करनी थी। ठीक है, वैसे क्वाड है ना। क्वाड या व्हाट इज क्वाड? एग्जामिन इंडियाज रोल इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस इन इंडो पैसिफिक रीजन थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन। क्वाड क्या है ना, 4 इसमें कंट्रीज है, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ठीक है, ये तो मतलब प्रॉपर मैप के साथ पढ़ाया था मैंने अभी, जस्ट पेपर से पहले ही पढ़ाया हुआ है, वो वाली बात है ये। ठीक है, और मेरे को पेपर पता था, देख लो भाई, है ना। ऐसा कुछ नहीं, 3-4 ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई थी, है ना, जो मेन, मतलब देखो जो ऑर्गेनाइजेशन मेन है वो है, उनमें से एक आना है ना। जैसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बायलेटरल, है ना, कि जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग। ठीक है, G20 भी पढ़ाई थी, G20 में इंडिया हेड बना था पीछे, अब तो चलो समय हो गया है, तो हाँ उसमें थोड़ा ये लग रहा था, सार्क का इशू चल रहा था पाकिस्तान वाला, इस वजह से मीटिंग्स नहीं हो रही, तो थोड़ा ये लग रहा था कि भाई ये वीक है ना। ये ऐसा था कि हाँ ये भी स्ट्रांग चली हुई है, तो बोल दिया। तो हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ मैंने ये पढ़ाई है, बट मैं ये भी कह रहा हूँ हाँ, साथ में मैंने और भी पढ़ाई थी, उनमें से ये आ गई, तो हर साल ऐसे ही होता है। अब क्वाड है, क्वाड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, और क्या है, पाइवट टूवर्ड्स एशिया है, इंडियन ओशियन की तरफ यूएस का एक पाइवट है, वो चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रही है, इस वजह से ये इश्यूज चल रहे हैं आजकल, है ना। चाइना थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान की तरफ हो रहा है, रशिया थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान की तरफ हो रहा है, और हम यूएस की तरफ थोड़े थोड़े खिसक रहे हैं। वो सारी चीजें हैं। तो क्वाड और क्यों कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक रीजन पे। अब इंडो पैसिफिक में क्या होना है, बस ट्रेड सारा इंडो पैसिफिक में होता है। ठीक है, चाइना साउथ चाइना सी में तो एग्रेशन कर ही रहा है, तो यहाँ पर भी फिर ट्रेड इकोनॉमी, मतलब इतना तेल जाता है नीचे से, इतना ट्रेड जाता है ओशियन से। ठीक है, पायरेसी होती है वहां पर। ठीक है, तो उसको चेक करना, तो वो सारी चीजें इसके लिए हम काम कर रहे हैं, चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए। तो वही बेसिक क्वाड किस लिए बनाई गई है, क्वाड क्या कर रही है, बस वो बातें बतानी थी। ठीक है, ये एक तरीके से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन मांगूंगा। ठीक है, ये दोनों डायरेक्ट है, पता होता है, मतलब सिक्योरिटी की कंसर्न्स है आपकी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, एक आपका डिप्लोमेसी है। 3 एस्पेक्ट्स पे आप बात करते रहो, और कहीं ना कहीं जो है एक ना जनरल है, इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। ठीक है, इवन सिलेबस में भी लिखा होता है आगे देखो, है ना, उसमें ये चीजें हमको हेल्प मिलेगी। अब लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, एक लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट हुआ है। लुक ईस्ट क्या हो रहा है, इंडिया शुड लुक ईस्ट। ईस्ट क्या है, नॉर्थ ईस्ट हमारा। ठीक है, वहां से फिर पॉलिसी बनाई एक्ट ईस्ट। तो अभी क्या क्वेश्चन था जो पूछा गया था कि एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ इंस्टेबिलिटी इन साउथ एशियन स्टेट्स ऑन इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी। ठीक है, जो साउथ एशियन स्टेट्स है वहां पर इंस्टेबिलिटी हो रही है। ठीक है, जितना भी हमारा साउथ एशिया है, तो अब रिसेंट आजकल जो इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, उसके साथ इसको जोड़ के लिखना है। नेबरहुड में हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे अगर नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी की हम बात कर रहे होते हैं, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं कि इमीडिएट जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ हम पहले अपना रिलेशनशिप अच्छा करेंगे। ठीक है ना, जैसे ही हम नेबरहुड पहले अपना रिलेशनशिप अच्छा करेंगे, फिर क्या होता है, फिर एक्सटेंडेड नेबरहुड की हम बात करते हैं, इनसे अगले। जैसे अभी इमीडिएट क्या है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, है ना, बांग्लादेश हो गया, फिर म्यांमार हो गया, ये तो सब इमीडिएट नेबर्स है ना। पहले इनके साथ रिलेशनशिप ठीक किए जाए इंडियंस। अभी इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं, अब जैसे वही है ना कि भाई इंस्टेबिलिटी आ रही है। इंस्टेबिलिटी क्या है, देखो टेररिज्म एक इशू है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, रेफ्यूजी क्राइसिस है इतना, है ना, उस वजह से एक एक्सट्रीमिज्म का कॉन्सेप्ट जुड़ रहा है कि भाई एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है देश के अंदर। ठीक है, कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, जो ट्रेड है, कनेक्टिविटी है, ये ना डिसरप्ट हो रही है, क्या, है ना। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट है, ओवर द पीरियड धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कम हो रही है ना। एड और असिस्टेंस है, इस पे हमारा स्ट्रेन पड़ रहा है, जो भी नेगेटिव इश्यूज रह रहे हैं इसकी वजह से। हमारे लिए डिप्लोमेटिक चैलेंज है ना, हमारे जैसे रिलेशनशिप है, देखो डिप्लोमेटिक कैसे हो रहा है, नेपाल है, नेपाल चाइना के नजदीक जा रहा है, तो थोड़ा हम भी गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था चाइना वालों ने कि हिमालय के बीच से ट्रेन बनाते हैं भाई साहब, ट्रेड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बुरा हमको भी लगा, हमने क्या किया, ब्लॉकेड लगा दिया। तेल की दिक्कत, तेल के दाम बढ़ गए, वहां सरकार ही चेंज होगी। वो भी गुस्सा, गुस्सा वो भी होता है, बिग ब्रदर पॉलिसी, कि बिग ब्रदर की तरह हमको तंग करते हैं ये लोग, ये वो थोड़ा ना बिग ब्रदर एटीट्यूड है इंडिया को, वो सारी चीजें रहती है। ठीक है, एक ये एस्पेक्ट रहेगा, तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी में थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंड रिलेशनशिप हो जाता है, हर कंट्री के साथ है, ऐसा मत सोचना। नेपाल ने मैप बनाया था, उसमें उससे हमको दिक्कत हो गई थी, पाकिस्तान मैप बनाता, चलो उसके साथ तो हम मानेंगे ही कहाँ, फिर ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, सबके साथ हमारे कुछ ना कुछ, बांग्लादेश
है ना, हम लोगों ने वो इनक्लेव इशू करना था, तीस्ता वाटर ट्रीटी है, ठीक है, तो इश्यूज चल रहे हैं। उन सब इश्यूज के साथ आपने कि भाई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, क्यों डिप्लोमेसी में इशू है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। चाइना का देखो, चाइना श्रीलंका में टापू खरीद रही है, तो हम दुखी तो होंगे ही ना, ठीक है। और वो क्या करे, वो डेट ट्रैप पॉलिसी करे, डेट पहले लोन देते हैं, लोन जब दिया नहीं जाता तो कोई बात नहीं भाई, तू अपने बाप दादाओं की जमीन हमारे नाम कर दे, एक पोर्ट हमें दे दे ठाकुर, ले लो जी हम बंद होता, बोले ठीक है ना। तो ऐसी सी चीजें हो रही है। तो कहीं ना कहीं रीजनल कोऑपरेशन में ये डिफिकल्टी है, बट कहीं ना कहीं वो नेबरहुड के साथ, और जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में हम देखते हैं ना कि हम एक बैलेंसिंग एक्ट को कोशिश कर रहे हैं कि अपने नेबर्स के साथ एक प्रोएक्टिवली हम नेबर्स के साथ एंगेज कर पाए, ठीक है। तो एक नेबरहुड पॉलिसी के अंडर हमारे क्या क्या चीजें रहेंगी उसमें डिस्कशन करना है। और कहीं ना कहीं एक ना सॉफ्ट पावर वाली बात भी है ना, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डिस्कशन यहाँ पर करना हो, इम्पैक्ट इंस्टेबिलिटी। फिर इंडिया का रिलेशन देखो, इन सारी स्टेट के साथ पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही था कि यूएस के साथ सबसे अच्छा रिलेशनशिप इंडिया का बनता जा रहा है, तो हाँ ये चीज पढ़ाई गई थी, है ना, तो आ गया पेपर में जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना। और हाँ क्वेश्चन भी पूछा था, क्वेश्चन भी रिपीट, तो हमारी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आया है इंडिया यूएस। बट वही बात है, देखो मेरी टेस्ट सीरीज में इंडो रशिया भी था, ठीक है। तो हाँ क्योंकि देखो अब नहीं तो अगले साल आ जाएगा, या उस टाइम पे जो जिसके साथ रिलेशनशिप का ज्यादा चल रहा होगा, कि रशिया और चाइना, रशिया और यूएस के साथ का जो रिलेशनशिप है ना, ये बड़ा ही ऐसा चला हुआ है। और एक यूक्रेन जैसे क्राइसिस था, तो यूक्रेन भी मैंने तो देखो भाई यूक्रेन भी पढ़ाया था, और वही होता है बोला तो मैंने यूक्रेन भी था, अब नहीं आया तो फिर ठीक है अब नहीं बताऊंगा, है ना। बट बट वही बात है, जो चीज चल रही है ना, जैसे ईरान का इशू चल रहा है, यूक्रेन का इशू चल रहा है, बस ये न्यूज में तो उस इन सब को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएस के साथ रिलेशनशिप है, अब यूएस वाला आ गया, तो सब में से कोई एक बात आ जाती है। अब यूएस के साथ क्या क्या है, चार पैक्ट होते हैं, है ना। एक हमारा क्या होता है, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयरिंग, है ना, GSOMIA, ये हमारा 2002 में हुआ था। देखो धीरे धीरे हमारे मिलिट्री एंगेजमेंट बढ़ते हैं। शुरू में हमने क्या बोलता भाई साहब इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, देखो स्टार्टिंग में बस एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर, भाई यहाँ टेररिस्ट आ गए, ये ऐसा हो गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रस्ट बढ़े, मिसट्रस्ट कम हो। फिर लिमोआ होता है कि अब क्या है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज एक दूसरे के ना, तो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट, ये एक दूसरे को हेल्प करेंगे भाई, थोड़ा बहुत अगर आ गया, ठीक है, कि नेवल शिप हमारी चली गई तो भाई पानी पुनी दे देना हमारे बंदों को, थोड़ी कोई दिक्कत हो तेल भर देना, है ना। आपके भी बंदे आएंगे, हम भी उनको चाय चाय पिला देंगे, है ना, तेल चाहिए होगा तेल डाल देंगे, थोड़ा कुछ ठीक करना होगा कर देंगे, है ना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना होगा उसमें दोनों डिजास्टर रिलीफ में दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे, है ना। फिर कोमाकासा होता है, कोमाकासा में क्या होता है, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कि अब क्या हो रहा है कि कंपैटिबिलिटी की साथ में क्या दोनों काम मिलके कर सकते हैं, ठीक है। अब साथ में हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, है ना, इंटर ऑपरेटिबिलिटी की बात होती है ये, ठीक है, कि साथ में आ रहे हैं। फिर अभी क्या है, बैका किया है हमने, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये काफी हाई लेवल का एग्रीमेंट होता है, इसमें सिक्योरिटी लेवल, अब ये इंटर ऑपरेटिबिलिटी लेवल है। अब सैटेलाइट, कि हमारा सैटेलाइट भाई तू यूज कर लियो, तेरा सैटेलाइट थोड़ा बहुत हम यूज कर लेंगे, ऐसी ऐसी चीजें चल रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा हाई लेवल पे है। तो कोऑपरेशन बैका मतलब हाईएस्ट कोऑपरेशन, तो ये चार थे, है ना। ये कोऑपरेशन की बात इसमें है कि क्या क्या एग्रीमेंट्स इंडिया यूएसए के साथ कर रहा है, वो इसमें डिस्कस करने थे। और फिर क्या है कि हमारी ओवरऑल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है। अगर अब इस चीज को समझने की करो, कोशिश करो, यूएस के साथ रिलेशनशिप हो रहे हैं, तो फॉरेन हम आजकल क्या बात करें, एक शिफ्ट टुवर्ड्स वेस्ट हो, एक शिफ्ट टुवर्ड्स यूएस है ये, ठीक है। क्वाड में भी हम यूएस के साथ, पाइवट टुवर्ड्स एशिया जब है तो हम हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक शिफ्ट है, एक ग्लोबल स्टैचर भी बढ़ता है ना। हमको लगता है कि यार जब सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मांगेंगे तो ये लोग हाँ कर देंगे, हमको हेल्प करेंगे, है ना। डिफेंस रिसोर्सेज है वो डाइवर्सिफाई भी होते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होता है, दोनों को डेवलपमेंट की बात, बैका में तो को डेवलपमेंट है ना, कि हम दोनों साथ मिलकर बनाएंगे। जैसे हमने इवन रशिया के साथ की थी को डेवलपमेंट, जब ब्रह्मोस बनाई है, तो इतनी बढ़िया मिसाइल हमने डेवलप करी है, तो रशिया की हेल्प दोनों ने साथ में मिलकर बनाई है, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रहती है। और हाँ कहीं ना कहीं हम एक बैलेंसिंग एक्ट भी करें, एक मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी के जो कॉन्सेप्ट्स है वो हमारे यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो ये इम्पैक्ट है बेसिक। और इसमें मैं वही बात कह रहा हूँ कि देखो यार, यही कंट्री यूएस, रशिया, चाइना, अब जो प्रोमिनेंट रहता है, अब जब चाइना के साथ पंगे चले हुए थे, गलवन चल रहा था, उस टाइम चाइना पे क्वेश्चन आया था, ठीक है, बीच में। अब हाँ यहाँ पर थोड़ा ना, कि अगले साल क्या आएगा वो मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्यों, क्योंकि उस साल जो चल रहा, हाँ मैं ही बोल सकता हूँ, उस साल जो चल रहा होगा वो आएगा, कि सर को फिर भी पता है क्या आएगा, है वो वाली बात।
यही है जो उस टाइम पे इशू चल रहा होता है। जैसे हमारा यूएस के साथ रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है, तो उस पर प्रश्न आ गया, है ना। बाकी अगर हम देखें अब ये इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज डेवलप्ड कंट्रीज क्या कर रही है, एक ये रहेगा अब इसमें एक डिस्कस अबाउट सॉफ्ट पावर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। देखो ये भी वही है, डायस्पोरा, डायस्पोरा भी पढ़ाया था, सॉफ्ट पावर तो एक अलग से मैंने चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, यहाँ पर। बट वही है कि इंपॉर्टेंट है। डायस्पोरा का मतलब क्या होता है, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, वो बाहर रह रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा वो क्या क्या काम कर, तो इससे सॉफ्ट पावर, हिंदुस्तान की सॉफ्ट पावर क्या है ना, और इंटरनेशनली वो कैसे हेल्प कर पा रही है, बस इसके बारे में। पहले तो सॉफ्ट पावर के एट्रीब्यूट्स क्या है ना, ये डिस्कस अबाउट सॉफ्ट पावर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में हम सॉफ्ट पावर को कैसे हेल्प, कोई भी एग्जांपल उठा लो यार, हेल्प हाउडी मोदी जब हुआ था, जब यूएस गए, है ना, तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं वो है ना कि हमारा वहां पर लोग बहुत है, हमारा डायस्पोरा बहुत है, तो कहीं ना कहीं उसका एक इम्पैक्ट आता है, ठीक है ना। या हम ये बात करें कि उससे पहले छोड़ो, जब हमारे 123 न्यूक्लियर डील हुई थी मनमोहन जी सिंह जी के टाइम पर, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बहुत बड़ा ऐसा जो है ना प्रेशर ग्रुप की तरह हमारे डायस्पोरा ने काम किया था, जो हमारे लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं। तो हमारी इवन फॉरेन पॉलिसी में एक सॉफ्ट पावर के कल्चरल एस्पेक्ट, देखो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, पैसा इतना आता है, ये लोग हमको पैसा भेजते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद एजुकेशनल एस्पेक्ट, हमारे लोग ब्रेन ड्रेन यहाँ से भले ही हुआ हो, बट अब हम ब्रेन गेन की बात करेंगे, तुम जब बाहर गए हो तो अपने देश को भी कुछ दो, ठीक है। पैसे की बात करें तो हम बाहर वालों को बोलते हैं नमामि गंगे, गंगा माता के लिए पैसे दो। कल्चर है ना, आओ कल्चर के साथ जुड़ो हमारे, टूरिज्म बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एम्बेसडर्स है हमारे। तो वही कि फॉरेन पॉलिसी में हमने किन किन डायमेंशन पे काम किया है, ठीक है, बस ये डिस्कस करना था। और हाँ, फॉरेन पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन हमारा हमेशा से रहेगा ही, इस पे क्वेश्चन बनता है। बाकी हाँ, यहाँ पर थोड़ा ना इस बार जैसे क्वेश्चन की अगर हम बात करें साइबर क्राइम ड्रग में, हिमाचल का ये वाला जो डायमेंशन है ना, इसको टच ही तो ने मतलब बहुत ज्यादा अगर मैं देखो नहीं किया, अदरवाइज यहाँ से आ जाता है साइबर क्राइम ड्रग, वही वैसे नॉर्मली मैं ऐसा बोलता है इन दोनों में से आ सकता है, तो चलो थोड़ा इस बार इन्होंने इसको टच नहीं किया। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की इनएक्टमेंट की अग्रेरियन सोसाइटी के लिए पॉलिसीज फ्रेम्ड फॉर सोशो इकोनॉमिक, देखो फिर से वही है, एससी एसटी की डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, ट्राइबल वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हैं, ट्राइबल सब प्लान, सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन। बट हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि इस पेपर में इन्होंने जैसे ट्राइबल का है ना, एक मेरा बोला हुआ क्वेश्चन इन्होंने जो नहीं पूछा है, ऐसा मैं अगर कहूँ, ये ट्राइबल का ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, कि हर बार हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो अगर इस बार नहीं आया तो अगले साल पक्का आएगा, मैं ऐसा, है ना। ये ट्राइबल का क्वेश्चन होना चाहिए था यार, इतना सिलेबस है ट्राइबल का, बंदे पढ़ के जाते हैं, सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन याद किया है, सब ट्राइबल सब प्लान, अगर मेरी वीडियो कोई देख रहा हो जो पेपर बनाता हो है तो इस पे क्वेश्चन होना चाहिए था। पर चलो, क्वेश्चन पेपर अच्छा है, बैलेंस्ड है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, बट हाँ स्टिल ये वाला डायमेंशन थोड़ा मिस हो गया। बाकी एक ये है जैसे इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, है ना, कैसे, ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है और सिंपल है यार, ये तो आता ही है, ठीक है ना। एलपीजी की पॉलिसी क्या है, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ है, ठीक है, पहले तो तीनों। बट हाँ, अगर इनकी गलती निकालनी है तो हम ऐसी गलती निकाल सकते हैं कि ये ना जनरल स्टडीज 3 के सिलेबस में लिखा होता था। बट एक चीज समझना, ये ना एक कॉमन पैटर्न है, कई बार ऐसा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, मतलब जीएस 3 के पेपर में होता है ये कि इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, यूनिट 1 सब यूनिट 1 के अंदर ये होता है, ठीक है। बट वही बात है कि यार तुमने अब कोई ये नहीं बोल सकता, पढ़े तो तीनों पेपर के लिए होगा ही, है ना। और ये बहुत ही जनरल सा टॉपिक, इवन जैसे स्कूल में भी हम लोगों ने पढ़ा था एलपीजी रिफॉर्म्स, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, तो इसमें क्या उनकी फीचर्स क्या क्या है और पॉजिटिव आउटकम्स क्या क्या है। तो पॉजिटिव आउटकम्स में हम ये बात करेंगे आज कल भी क्या क्या चीजें हुई है, जैसे लिबरलाइजेशन में क्या है, इंडस्ट्रीज को डीरेगुलेट किया गया, लाइसेंस राज खत्म किया गया, वो वाली बात है लिबरलाइजेशन में हो जाएगी, ट्रेड बैरियर्स खत्म किए गए, है ना। हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स किए गए, तो पहली ये चीज है, तभी प्राइवेट बैंक्स आए हैं, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन में हम क्या बात करते हैं, या क्योंकि मैं कह रहा हूं उससे आज तक क्या इंपैक्ट आया है, अगर हम लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वहां से जो बैंकिंग में जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जो हम जीएसटी की बात कर रहे हैं ट्रेड के लिए, वहां से यहां तक आई वो बात। प्राइवेटाइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में हो रही है, वो यहां तक जुड़ेगी, ठीक है ना। प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट की हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर स्पेस में आ गया है, हम कोशिश कर रहे हैं। रेलवेज में प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट की बात जब हो रही है, नहीं तो आज तक ऐसा कि नो नो रेलवेज नो नो सरकारी चीज, ठीक है। हेल्थ में हम प्राइवेट को तो देख ही रहे हैं कितना अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। और देखो चेंजेस आए हैं, जियो जो आया,
है ना, इतना बढ़िया हमारा फोन को, इस सिस्टम को कर दिया। ये वर्ल्ड, तुमको जो मर्जी महंगा लगे, वर्ल्ड में सबसे सस्ती टैरिफ है, वर्ल्ड में सबसे अच्छी सर्विसेज मिल रही है। ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं, एफडीआई देख लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतनी हो रही है, इतनी कंपनीज है, उनके साथ हम साथ में, है ना, प्रमोट कर रहे हैं, एक्सपोजर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज को देखें, तो क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की जो लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और इसका क्या है, पॉजिटिव आउटकम्स क्या है। अब देखो ठीक है, नेगेटिव्स भी हुए हैं, बट अभी क्या पूछा है, पॉजिटिव, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, इस पे बात होगी, है ना, उसमें आप फैक्ट्स दे सकते हो कि जीडीपी जैसे है हमारी, 1990 वाला टाइम 6% की जीडीपी थी, अब देखो, है ना, 1980s में 3%, 3.8% वाली बात, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलते थे, है ना, हाँ कि भाई ये नहीं बढ़ सकते, और हमको देखो अब 7, है ना, 6, 7, 8 इस पे चले होते हैं। अगर हम ये इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात करें, एफडीआई की बात करें, है ना, एफडीआई अब तो हर चीज में ही एफडीआई कर दी, इवन 100% एफडीआई बहुत चीजों में, जैसे कम्युनिकेशन है ना, एफडीआई इन्फ्लोज हमारे देश में बहुत बढ़ रहे हैं। अगर आप देखो क्या कंज्यूमर की चॉइसेस बढ़ी है, पहले एक ब्रांड वो एम्बेसडर गाड़ी हुआ करती थी, अब क्या क्या है, जो मर्जी ले लो यार, फॉक्स वैगन, जो मर्जी गाड़ी खरीदनी है तुमने, हिंदुस्तान में टाटा इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां निकाल रहा है सब, है ना, मारुति, चॉइस बढ़ गई ना यार, आपने जो गाड़ी लेनी है लो, है ना, जॉब्स बढ़ी हैं, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्या गरीबी कम हुई है। ठीक है, तो ये सारे डायमेंशन थे जिसको आपने जोड़ना था। ठीक है, तो अगर ऐसे समझने की कोशिश करें, जो पेपर है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, इजी था। हाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, 4-5, मतलब मैं अराउंड 6-7 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसपे थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ा आपने होगा, बट वहां जाके बैठ के थोड़ा सिचुएशन बेस्ड अप्लाई करके लिखना है, बाकी तो बहुत ही डायरेक्ट था। बट फिर भी बच्चों को चैलेंज क्यों आता है, 8 मार्क्स में 1.5 पेज लिखना होता है, 12 मार्क्स में 2.5 पेज लिखना होता है, पेपर नहीं बुरे हो रहे थे लोगों के, एक तो आता सब था ना, फिर भी मतलब लिखने में बड़ा चैलेंज हो रहा है, बहुत लोगों को चैलेंज हुआ है। ठीक है, और एक बार मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा, एक बार इस पेपर को लिखो, तब समझ आएगा कि यार एक्चुअल में हो, क्योंकि ऐसे तो बहुत आसान लग रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोलता देखो तो भाई डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, और जो लोग एक्चुअल में दे रहे हैं उनकी तो वाट लगी पड़ी थी। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार प्लीज लिखना है सबने पेपर, देन विल रियलाइज कि भाई क्या चीज है, हमें कितना टाइम लग रहा है। ठीक है ना।